Hi everyone, if you are here because the thumbnail of this video says get your Canadian visit visa 100%, so there's no clickbait involved in it. If you really watch this movie seriously and pay due attention and follow the guideline religiously, you are going to get your Canadian visit visa 100%. Here is the evidence. A visa which was applied on 6th of February was approved on 27th of February. That means in only a matter of 3 weeks, the visa was approved. Here is the evidence. Alright, you may want to visit Canada for tourism, pleasure, meeting friends or family, or maybe to attend an event which is a corporate event, training, or to take care of a patient out there. So there are maybe multiple purposes for which you want to visit Canada. You are a genuine visitor. If you follow the instruction in this guide, that you are going to get it 100%, just like I said in the title. That means on this presentation you will see what are the few steps that you need to take, what are the eligibility criteria which would increase your chances. So I'm going to discuss everything in great detail. That means I'm going to discuss everything in great detail, including how to write an invitation letter, what supporting document that you need to involve, and most importantly, what are the factors which would make it 100% that you are going to get your visit visa approved in the shortest possible time. What is in this video? I'm going to tell you that how you can be 100% sure if you meet certain criteria, that means you are going to get the visa. क्या वो क्राइटेरिया हैं जिनको अगर हम मीट करें, या क्या क्वालिटीज़ आपकी एप्लीकेशन में होनी चाहिए या एप्लीकेंट में होनी चाहिए, उसके प्रोफाइल में होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्राइटेरिया सारे मीट करते हैं बट देयर एप्लीकेशन इज़ इल प्रिपेयर्ड, या बहुत तेज़ी में सबमिट की होती है, जिसमें छोटी छोटी उन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता, जिससे कैनेडियन वीज़ा ऑफिसर इस बात पे कन्विंस हो कि ये विजिटर अब जेन्युइन है और अपना विजिट ख़त्म करने के बाद वापस कनाडा से चला जाएगा. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. और क्या देखेंगे हम इस वीडियो में? अ कन्विंसिंग कवर लेटर वुड हैव ऑल द इंग्रेडिएंट विच बेसिकली टेल the visa officer that why you want to visit, what you will do, and why you will go back, because this is the most important part. Because अनलाइक यूएस का अगर आप B1 B2 विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको एक इंटरव्यू में अपेयर होना होता है, जहाँ पे अ ह्यूमन वुड टेक इंटरेक्ट विद यू. इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेगा, कन्विंस होगा, वीज़ा अप्रूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. कैनेडियन विजिट वीज़े में इंटरव्यू इन्वॉल्व नहीं है. इसका मतलब है आपकी रिप्रेजेंटेशन आपके डॉक्यूमेंट से होगी. अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट वीज़ा. अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड नहीं है, दैट मीन्स कि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस कम है. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. अब आपने ये इंश्योर करना है कि क्या हम किस तरह का कवरिंग लेटर बनाएं जिसमें आपकी एप्लीकेशन के सारे वो स्टेप्स कवर हों, एस्पेक्ट कवर हों, जिससे आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ सकें. नेक्स्ट वी विल टेक केयर ऑफ स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ इन्विटेशन. स्ट्रॉन्ग इसलिए कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लेटर ऑफ इन्विटेशन आप मंगवाते हैं, आपके दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड्स आपके विजिट वीज़े को सपोर्ट तो करना चाहते हैं, बट दैट लेटर इज़ नॉट रिटन प्रॉपरली. We will take a deeper dive and see how the letter of invitation should be written by the applicant and what ingredient the letter should contain, whether वो formal हो या unformal हो. That means अगर आप business वीज़े के लिए जा रहे हैं, business trip के लिए जा रहे हैं या personal visit के लिए जा रहे हैं, तमाम एस्पेक्ट उसमें कौन से कवर होने चाहिए जिससे आपका invitation letter is considered as a strong convincing invitation letter. राइट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने कहा कि यूएस का विजिट वीज़ा अगर आप अप्लाई करें तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऑन स्पॉट मैनेज कर सकते हैं. लेकिन कैनेडियन विजिट वीज़ा में क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू इन्वॉल्व नहीं होता है, इसका मतलब है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से होनी चाहिए जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग कर सकें और वीज़ा ऑफिसर को इस बात पे कन्विंस कर सकें कि दिस पर्सन इज़ अ जेन्युइन विजिटर एंड ही और शी वुड लीव द कंट्री आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रिप. उसके बाद हम बात करेंगे हाउ मच इट कॉस्ट. इसकी कॉस्ट क्या है, ऑफिशियल फ़ी क्या है,
फैमिली साइज़ पे कितनी फ़ी डिपेंड करती है, सिंगल पर्सन की क्या है, बायोमेट्रिक फ़ी क्या है और दूसरे तरीके जो हैं, और उसमें ऑफिशियल क्या फ़ी इन्वॉल्व है। क्योंकि इस वक्त कनाडा की विज़िट वीज़े की जो डिमांड है उसके मुताबिक सिर्फ आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए आप ही की कंट्री में लोग लाखों रुपए ले रहे हैं इस बात के कि वो आपका विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आप कम्प्लीटली देखते हैं और फॉलो करते हैं तो यू कैन सेव एटलीस्ट 1000 रुपी, अगर पाकिस्तान की टर्म में बात करूँ, per person. That means you would save a lot if you are applying along with your kids and along with your family. क्योंकि इसमें बेसिक ट्रिप दी गई है, ट्रिक बताई गई है इस वीडियो में कि आपके एप्लीकेशन के क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, इन्विटेशन लेटर के क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, और व्हाट इज़ द राइट टाइमिंग, व्हाट इज़ द राइट डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग यू इज बीन कवर्ड इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। नेक्स्ट प्रोसेसिंग टाइम देखेंगे। अगर आप न्यू पोर्टल पे अप्लाई करते हैं और पुराने पोर्टल अप्लाई करते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम में क्या फ़र्क है। आई फेल्ट कि न्यू पोर्टल इज़ मच फास्टर देन द प्रीवियस GC की, तो जहाँ पे हम प्रोफाइल क्रिएट किया करते थे और एप्लीकेशन सबमिट किया करते थे। न्यू पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा ताकि आप उस लिंक को यूज़ करते हुए एक विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर सकें। आखिर में हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं पूरे विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन में। चलें जी, शुरू करते हैं। ओके, हाउ यू कैन बी 100% श्योर। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि ये थंबनेल जिसको देख के आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, कोई क्लिक बेट नहीं है, क्योंकि अगर आप इन तमाम रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं तो देयर इज़ नो रीज़न कि आपका विज़िट वैसे अप्रूव नहीं हो। इट वुड बी अप्रूव 100%। पर्पज़ ऑफ विज़िट, सबसे पहले हम पर्पज़ ऑफ विज़िट की बात करते हैं। पर्पज़ ऑफ विज़िट, क्यों आप कनाडा जाना चाहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। बेशुमार एप्लीकेशन रिजेक्ट होते देखते हैं जिसमें लोग कहते हैं जी मैं तो दुबई में हूँ, मैं कतर में बैठा हुआ हूँ, मैं यूरोप से कनाडा विज़िट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें एप्लीकेंट यही कन्विंस नहीं कर पाता है कि मुझे करना क्या है, मैं कनाडा क्यों जा रहा हूँ। अगर आपका जवाब है एम आई ऐसे ही जस्ट लाइक दैट, सॉरी, अगर मैं वीज़ा ऑफिसर हूँगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि यू आर नॉट श्योर योर सेल्फ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। इस स्क्रीन पे जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं, ये तमाम टॉपिक्स आपके बेसिकली चांसेस को इम्प्रूव करते हैं एंड इट वुड ब्रिंग योर चांसेस क्लोजर टू 100%। प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कहें कि आज तक मैं अपने मुल्क से बाहर नहीं निकला, मेरा पासपोर्ट है और मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, ब्लैंक पासपोर्ट होना कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका करंट पासपोर्ट ब्लैंक है लेकिन इससे पहले यू हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर लेजर, बिजनेस, ट्रेनिंग और ऑफिशियल अनऑफिशियल इनफॉर्मल ट्रैवलिंग अगर आप करते रहें तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि नया वीज़ा कनाडा का अप्रूव होगा या नहीं होगा। ब्लैंक आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है और आप पहली दफ़ा उठे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बेशुमार लोग विज़िट वीज़ा रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक दफ़ा किसी तरह कनाडा पहुंच जाएं, असाइलम फाइल कर लेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट वीज़ा में, उसको कन्वर्ट कर लेंगे वर्क परमिट में। इस तरह के प्लान को होते हुए विज़िट वीज़ा की इसीलिए इन्वेस्टिगेशन कड़ी होती है। मैं ये कहता हूँ कैनेडियन विज़िट वीज़ा PR से भी मुश्किल है, क्योंकि देखें PR पे अगर आप PR अप्लाई कर रहे हैं और यू मीट द रिक्वायरमेंट, योर स्कोर इज अबव द कट ऑफ, यू गेट एन इन्विटेशन, इफ़ यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट, आपका PR वीज़ा अप्रूव होता है, चाहे आपने ज़िंदगी में कभी भी ट्रैवल ना किया हो। लेकिन विज़िट वीज़ा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बाकी हम बात करेंगे आइटिनरी क्या है, यानी आपका प्लान क्या है, आप किस दिन क्या करेंगे, एक्टिविटी आपके जहन में क्या है। इट्स नॉट लाइक कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, आपको ये नहीं पता कि आप कह रहे हैं कि जी मैं न्यू ब्रंसविक में अपने दोस्त से मिलूंगा और अगले दिन जब मैं चला जाऊँगा वैंकूवर आइलैंड। नो, दे आर पोल्स अपार्ट। जिस रीजन की आप बात कर रहे हैं, एक ईस्ट पे है, दूसरा वेस्ट पे है, और ये एक दूसरे से इतने दूर है कि इसमें 5 टाइम जोन पड़ते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जियोग्राफिकली कि आपका प्लान क्या है। आप ये नहीं कह सकते कि आज जी मैं कैलगरी में हूँ और 2 दिन के लिए मैं 1 दिन के लिए मैं जाऊँगा ऑटवा में मिल के दोस्त से, दोबारा मैं कैलगरी आ जाऊँगा। नो, यस ये मुमकिन है, लेकिन रियलिस्टिकली ऐसा होता नहीं है कि आप इतनी दूर ट्रैवल करें और अगले दिन वापस आ जाएं। तो अगर आपका प्लान कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसमें हम विल टेक अ डीपर डाइव। फाइनेंशियल मीन्स टू ट्रैवल, आप अगर ट्रैवल का प्लान बन ही गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस कंट्री से आ रहे हैं उसकी करेंसी और कनाडा की करेंसी में क्या फ़र्क है। अगर आपकी करेंसी एक कैनेडियन डॉलर आपकी करेंसी में 200 या 300 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू टू विजिट कनाडा। तो अपने तमाम खर्चे, अपने तमाम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, खाना पीना, रहना और तमाम चीज़ों को, एक्सकर्जन, घूमने फिरने को आप कैसे कवर करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इन्विटेशन फ्रॉम द होस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देयर इज़ अ कंप्लीट सेक्शन फॉर दिस। ये होस्ट चाहे आपका फॉर्मल हो
या ऑफिशियल हो, उससे आप इन्विटेशन लेटर पे क्या इन्फॉर्मेशन लें और क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करें कि आपका वीज़ा एक स्ट्रॉन्ग बन सके। नेक्स्ट इज रीज़न फॉर टू रिटर्न फ्रॉम कैनेडा। You have to convince through document that have all the reason to exit Canada after my visit। ये वो चीज़ है जो आपके किसी डॉक्यूमेंट से साबित नहीं होती जब तक आप इसको एक्सप्लिसिटली इस तरह के डॉक्यूमेंट अपनी एप्लीकेशन में अटैच ना करें, जिससे ये पता चले कि आपका कनाडा में परमानेंटली सेटल होने का कोई प्रोग्राम नहीं है। यू आर अ जेन्युइन विजिटर हु विल कम विजिट for the purpose intended and then leave Canada। Next is right documentation। right documentation बहुत ज़रूरी है क्योंकि कनाडा आपसे क्या मांगता है, आपका पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों की फ़ोटो और अगर आपके पास यूएस वीज़ा लगा है। ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियली नहीं चाहिए होती है, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी पड़ती है ताकि जितने इंग्रेडिएंट मैंने ऊपर लिखे हैं इनको आप पूरा कर सकें। ओके, अब आपने देखा ये स्क्रीन देखने में वैसी लग रही है जिस तरह प्रीवियस स्लाइड थी, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि जो एस्पेक्ट आपके कैनेडियन विजिट वीज़ा को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो तमाम कवरिंग लेटर में आने चाहिए, जिसे हम क्लाइंट इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, जिसे हम LOE भी कहते हैं। LOE कहें, क्लाइंट कवरिंग लेटर कहें या क्लाइंट इन्फॉर्मेशन कहें, ये वो सेक्शन है बेसिकली आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप वो एस्पेक्ट वीज़ा ऑफिसर के सामने रख सकें जिसकी बेसिस पे उसको फैसला करने में आसानी हो, और कैसा फैसला आपके फेवर में। दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया ये सब एक्सप्लिसिटली विद द सपोर्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन शुड बी इन योर विजिट वीज़ा एप्लीकेशन, अदरवाइज देयर वुड बी अ प्रॉब्लम, योर वीज़ा में बी रिजेक्टेड बिकॉज ये तमाम एस्पेक्ट आपके प्रोफाइल में मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने इनको इफ़ यू डोंट पुट देम ऑन अ पेपर दैन मीन यू आर इन्वाइटिंग रिफ्यूजल। लेट्स टेक अ डीपर डाइव इन पर्पस ऑफ विजिट। पर्पस आपके बहुत सारे हो सकते हैं। टूरिज्म, आपने बहुत सारे दुनिया की कंट्रीज देखी, लेकिन अब आप कनाडा भी देखना चाहते हैं। आपकी कंपनी आपको ट्रेनिंग के लिए भेज रही है जो कि कनाडा में जिसका हेडक्वार्टर है। आप एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए कनाडा जाना चाहते हैं। आप कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या सिंपोजियम अटेंड करना चाहते हैं क्योंकि आप डेंटिस्ट या फिजिशियन हैं या कोई इंजीनियर हैं, आईटी से रिलेटेड कोई इवेंट हो रहा है, क्रिप्टो से मुतालिक कोई चीज़ हो रही है, ये वो इस तरह के इवेंट है जिसमें आपके पास इन्विटेशन आप वो अटेंड करना चाहते हैं। फ्रेंड्स या रिलेटिव से मिलना चाहते हैं, देयर मे बी अ फ्रेंड्स रियूनियन, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड हु आर ऑलरेडी इन कैनेडा बट यू आर नॉट देयर। जिस तरह मैंने कहा इट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक, एक्सप्लिसिट। आपने बताना पड़ेगा मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ, क्यों, मैं एक पेशेंट की जो कि इसको केयर की ज़रूरत है, मैं जाना चाहता हूँ, इसकी क्या वजह है, हाउ वी आर रिलेटेड। डॉक्यूमेंट अगर है उसका बिल्कुल प्रूफ करें। फ्रेंड का अनफॉर्चुनेटली कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन ये आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू टेल इन इन्विटेशन लेटर। जब हम इन्विटेशन लेटर कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप बता सकते हैं विदाउट अटैचिंग डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ, क्योंकि फ्रेंड्स का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। आपको सिर्फ ये बताना होता है कि आई नो दिस पर्सन सिंस चाइल्डहुड, आई नो दिस पर्सन दैट वी बिकॉज वी वेंट टू द सेम स्कूल, आई नो दिस पर्सन बिकॉज वी आर एक्स कोलीग, वी वर्क इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मे बी अदर रिलेशनशिप दैट यू कैन प्रूफ। अगर आपके कज़न, चचा, पापा, ताया हैं और या दूसरे ऐसे रिलेटिव हैं जो कि FRC से या दूसरे डॉक्यूमेंट से प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल उसको प्रूफ करें। इसीलिए आपका पर्पस ऑफ विजिट एक्सप्लिसिट होना चाहिए। डू नॉट लेट वीज़ा ऑफिसर अज्यूम कि आप बेसिकली क्यों विजिट करना चाहते हैं। ओके, इट शुड नॉट बी टाइम बाउंड। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं कि जी मुझे एक्स इवेंट ही अटेंड करने जाना है। अगर आपका इवेंट फिक्स्ड है, अगर आपकी ट्रेनिंग फिक्स है, प्लीज़ अलाउ सफिशिएंट टाइम सो दैट योर एप्लीकेशन इज़ प्रोसेस। अगर किसी वजह से डिले आता है तो वो इवेंट मिस नहीं होना चाहिए। क्यों कि अगर आप टाइम बाउंड इवेंट के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत पहले से 4 महीने पहले से अप्लाई करते हैं, क्योंकि बड़े इवेंट बहुत पहले से प्लान हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, सो दैट आप अपने एप्लीकेशन को इतना टाइम दें कि वो वक्त ना गुजरे। फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट होने वाला है और आप उससे 15 दिन पहले अप्लाई कर रहे हैं तो 15 दिन इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड टाइम। इवन के नए पोर्टल पे भी आप अप्लाई करें, और अगर वो इवेंट गुजर गया उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू आती है तो मैं एज अ वीज़ा ऑफिसर रखूँगा तो क्या देखूँगा कि ये जिस पर्पज़ के लिए साहब कनाडा आ रहे थे ये तो ख़त्म हो गया, ये इवेंट ही ख़त्म हो गया। 4 दिन का इवेंट था, उस 4 दिन के इवेंट को गुजरे हुए जो 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो मैं इसका विजिट वीज़ा क्यों अप्रूव करूँ, क्योंकि तो एक ही वजह थी। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका पर्सनल विजिट है तो उसको टाइम बाउंड स्ट्रिक्टली ना करें। अगर आपको किसी वेडिंग में जाना है, अगर आपको किसी इवेंट में जाना है तो प्लान अहेड, सबमिट योर एप्लीकेशन इन अ मैनर दैट इट गिव्स सफिशिएंट टाइम टू द एप्लीकेशन प्रोसेस टू गेट कम्प्लीटेड। इसलिए मैं कहता हूँ कि जी टाइम बाउंड अगर आपने रखना है तो इस तरह हो कि थोड़ा सा ओपन एंडेड हो। फॉर एग्जांपल, मैं कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ वेकेशन करने कनाडा जाना चाहता है और
आप इसको ओपन एंडेड भी रख सकते हैं कि अगर हम जुलाई के फर्स्ट वीक में नहीं गए तो हम सेकंड में चले जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह बात करते हैं जनरलाइज करके कि वी विल बी विजिटिंग इन जून और जुलाई, सेकंड वीक ऑफ जुलाई, थर्ड वीक ऑफ जुलाई। लेकिन आपने इसको टाइम बाउंड किस तरह करना है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कि इसमें स्पेसिफिक लेकिन होना पड़ेगा आपको किसी हद तक, डिपेंडिंग ऑन योर पर्पस। जिस तरह मैंने कहा कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग या कोई इवेंट जो आप अरेंज नहीं करें, कोई और अरेंज कर रहा है, तो उसको देखते हुए आपने अर्ली सबमिट करना है। और अगर आपका वेकेशन, लेजर या टूरिज्म का प्लान है तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है। ओके, वाई फिजिकल प्रेजेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने ये ज़रूर बताना है कि जो इवेंट हो रहा है, अगर कोई बिज़नेस इवेंट है, कोई बिज़नेस ट्रेनिंग, तो आप कह सकते हैं कि वेब बेस्ड ट्रेनिंग नहीं हो सकती, ये वर्चुअल ट्रेनिंग नहीं हो सकती, ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया के 140 मुल्कों से 200 लोग आ रहे हैं, तो मेरा जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये फिर एक इन पर्सन इवेंट है जहाँ पे लोग दे वुड बी मीटिंग ईच अदर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इन रियल टाइम मैनर। दैट मीन्स इन पर्सन मीटिंग होगी, तो ये इवेंट वर्चुअली नहीं हो सकता। दूसरी बात ये समझे, वेडिंग वर्चुअल, ऑनलाइन, कोविड इज़ ओवर, सो योर प्रेजेंस टू बी देयर, क्योंकि एक वेडिंग आपके लिए मौका है, कज़न की वेडिंग है, सारे लोग मिलेंगे, सारे रिश्तेदार मिलेंगे, यू हैव बीन मीटिंग एल्सवेयर भी, यानी आप इनके साथ प्लानिंग कर चुके हैं, आपके साथ दुनिया घूम चुके हैं। आप अगर आपने उस फ्रेंड के साथ या कज़न के साथ जिसकी वेडिंग में आप शरीक हो रहे हैं प्रीवियस कोई ट्रिप की है, तो उसकी फ़ोटो लगा दें, उसकी डिटेल लगा दें कि जी इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि दैट ही और शी इज़ गेटिंग मैरिड और मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ क्योंकि जी शादी कनाडा में हो रही है। नहीं, आपने कन्विंस करना है कि मेरी फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है। इसी तरह देसी फैमिलीज़ में बहुत कॉमन है कि इफ़ वुमेन इज़ एक्सपेक्टिंग द मदर इन लॉ वुड कम, मदर इन लॉ और मदर वुड कम, ये ट्रैवलिंग बहुत टाइप की होती है, क्योंकि देसी फैमिलीज़ में एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड बहुत लाजमी है, ज़रूरी है, एक ट्रेडिशन है कि जी वालदा की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है, पेरेंट्स की सपोर्ट होनी चाहिए, मदर हैज़ टू बी अराउंड, चाहे वो हस्बैंड की मदर हो या वाइफ की मदर हो, बट समबडी हैज़ टू बी अराउंड इन ऑर्डर टू सपोर्ट द फैमिली इन ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग समवन टू द लाइफ और ब्रिंगिंग समवन टू दिस वर्ल्ड। ये बहुत कॉमन ट्रेडिशन है और ये बहुत कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से लोग ट्रैवल करते हैं। अगर आप if you are a mother and you want to travel, so while your daughter is expecting to be a mom, that means कि आप उसको थोड़ा प्लान अहेड करें और ये बताएं कि शी इज़ अलोन, आसपास कोई नहीं है, कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, दे आर न्यू माइग्रेंट, अभी गए हैं और उनके बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, मोरल इनकरेजमेंट की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें हैं। हस्बैंड इज़ अ फुल टाइम एम्प्लॉई, बड़े बहन भाई कोई नहीं है आपकी बेटी के। सो देयर आर होस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लिसिटली write down why you have to be physical there to take care of your daughter। ये क्योंकि बहुत कॉमन है इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा सा डिटेल बताया। लोग बहुत लूजली इस बात को करते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते कि why a 50 years old mom is needed to take care of her daughter so that she can become a mother too। तो ये एक पूरी चेन है जो कि हमारे ट्रेडिशन में शामिल है। इस तरह की बहुत ट्रैवलिंग होती है, लेकिन इसमें रिजेक्शन बहुत होते हैं क्योंकि आप सही से एक्सप्लेन नहीं करते कि वो जो कपल है वो क्यों आपकी सपोर्ट चाहता है एट द टाइम ऑफ द एडिशन इन द फैमिली। चाइल्ड बर्थ हो रही है उस वक्त आपका जाना क्यों ज़रूरी है। एट टाइम्स ये भी होता है कि एल्डरली पेरेंट्स हैव टू ट्रैवल सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर डॉटर इन लॉ एंड सन्स फैमिली। ये बहुत कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वाई ग्रैंड पेरेंट्स वॉन्ट टू विजिट टुगेदर एज अ कपल, यानी दादा दादी नाना नानी क्यों आना चाहते हैं बच्चे की बर्थ पे और उनकी फिजिकल प्रेजेंस से उस कपल को क्या फ़ायदा होगा। देखिए कनाडा बिलीव्स इन फैमिली रियूनियन, फैमिली वैल्यूज़ आर हाई इन द टर्म्स कि दे गिव ड्यू इम्पोर्टेंस वाई फैमिली वॉन्ट्स टू रियूनाइट एंड वाई फैमिली नीड्स अ moral support। So in this type of situation, please also explain in detail why physical presence is necessary। क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल्स इस पर डिस्कस की, क्योंकि इस तरह की ट्रैवलिंग बहुत हमें देखने में आती है लेकिन रिजेक्शन भी बहुत होते हैं। क्योंकि इफ़ यू थ्रो अ लूज बॉल यू आर गोइंग टू गेट हिट अ 6। नेक्स्ट इज टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर ट्रैवलिंग। अगर बहुत कॉमन एग्जांपल है कि लोग ये सितंबर में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि दिसंबर में हम कनाडा जाएंगे। कनाडा में तो विंटर है, आपके अपने कंट्री में बच्चों की स्कूल की छुट्टी विंटर की तो होती 10 दिन की है। 12 लाख रुपए का टिकट खरीद के आप 10 दिन का विज़िट करेंगे। अगर कोई भी वीज़ा ऑफिसर होगा इस बात पे यकीन नहीं रखेगा कि ये फैमिली इतना खर्चा करके सिर्फ 10 दिन के लिए आ रही है। क्यों? क्योंकि पीछे स्कूल तो सिर्फ 10 दिन के लिए बंद होने। यही वजह है कि समर में ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है और समर में अगर आप समर वेकेशन कनाडा में करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि दीज आर द राइट टाइम।
फ़ैब मार्च में अप्लाई करें ताकि आपका वीज़ा भी आ सके, प्रोसेसिंग में टाइम मिल सके और आपकी टाइमिंग अच्छी हो कि जी 12 लाख का वीज़ा लेके हम 4-5 लोग कनाडा जाना चाहते हैं एक फैमिली, तो वी वुड बी स्पेंडिंग 20 डेज़। देखें वीज़ा अफसर हैव लर्न दिस थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंसेस। उन्हें मालूम है कि समर वेकेशन क्या है, विंटर की ड्यूरेशन क्या हो सकती है, कौन कहाँ से आ रहा है, टाइमिंग क्या है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी इन द मिडल ऑफ स्कूल ईयर वी वांट टू विजिट कनाडा। आप सितंबर में कनाडा जाके क्या करेंगे, जबकि आप जिस कंट्री से आ रहे हैं उस कंट्री में तो बच्चों की वेकेशन ख़त्म हो चुकी होती है या एग्ज़ाम चल रहे होते हैं। तो आपने ये टाइमिंग बतानी है कि क्यों ये वक्त इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी डिसाइड करना है कि किस वक्त आप अप्लाई करें ताकि आपके पास सफिशेंट टाइम हो रिएक्ट करने का और एक्चुअली प्लान करके ट्रैवल करने का। पास ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, पहली दफ़ा उठे। मैं ये नहीं कह रहा कि नए पासपोर्ट पे आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है तो ये दिस इज़ गोइंग टू बी बिग प्लस। ये नहीं हो सकता कि जी मैं ज़िंदगी में कभी ट्रैवल नहीं किया, मैं अपनी ज़िंदगी मैं अपने मुल्क से कभी बाहर नहीं निकली, लेकिन पहली दफ़ा जो मुझे ख्याल आया वो मुझे कनाडा जाना है। आप 25-26 साल के हैं, यू आर एन एलिजिबल बैचलर, बहुत इस बात के चांसेस है दैट यू विल कम टू कनाडा एंड गेट मैरिड, क्योंकि वहाँ पे आपके सिबलिंग है सपोर्ट में। तो ये सिबलिंग सपोर्ट एंड एवरीथिंग ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है। तो ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत काउंट करती है। इसीलिए कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री में देखें आपने पासपोर्ट लगाना है, तमाम एंट्री एग्जिट स्टैम्प लगानी है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस बात का एविडेंस होता है कि आपने शेंजन कंट्रीज यूरोप ट्रैवल किया बट यू गॉट बैक, आपने यूएस ट्रिप किया लेकिन फिर भी आप वापस चले गए। अगर आप इस तरह की ट्रैवल हिस्ट्री जिसमें आपने डिसेंट कंट्रीज़ को ट्रैवल करने के बाद भी अपनी कंट्री वापस चले गए, तो दैट मीन्स वीज़ा ऑफिसर वुड बी कन्विंस कि दिस पर्सन वुड कम टू कैनेडा विजिट एंड गो बैक। दैट इज़ वाई ट्रैवल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस वीज़ा और इशूड हुए हैं ये आपको लगाना चाहिए कि ये वीज़ा इशू हुआ था, ये मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, मुझे मिला, आई ट्रैवल्ड एंड एवरीथिंग। सो दैट इज़ एन एविडेंस ऑफ योर ट्रैवल हिस्ट्री कि 5 साल में आप कहाँ कहाँ गए, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस में आपसे 5 साल की हिस्ट्री का पूछा जाता है। इफ़ यू हैव अ डिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री यू हैव टू टेल दैट। या किसी वजह से गुज़िश्ता 5 साल में से 2 साल कोविड की नज़र हो गए, तो अब ये कह सकते हैं कि 5 साल में मैंने ट्रैवल नहीं किया लेकिन उससे पहले मेरी डिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री है। ये देखें आपने 5 साल का मांगा था, मैं 10 साल का हिसाब दे रहा हूँ। अगर आप उससे पहले जाके देखें तो आई हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट ट्रिप टू कनाडा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ ज़ीरो ट्रैवल विजिट पे भी अगर आप भी कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि जी मैं पहली दफ़ा निकल रहा हूँ और कनाडा जाऊँगा और ये पर्पस है, उस पर भी वीज़ा आपका अप्रूव हो सकता है। लेकिन हैविंग अ प्रीवियस फॉरेन ट्रिप्स इज़ अ बिग प्लस। इसी तरह प्रायर यूएस ट्रिप, नए पोर्टल पे जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो सिस्टम आपसे पूछता है क्या डू यू हैव अ वैलिड यूएस वीज़ा। वैलिड यूएस वीज़ा होना, उसका यूज़ करना, प्रीवियस यूएस ट्रिप करना और टर के वापस अपने कंट्री जाना एक बहुत बड़ा प्लस है। यही वजह है कि नया पोर्टल इस हद तक आपसे डिटेल मांगता है कि वो पूछता है कि आपके पास क्या वैलिड यूएस वीज़ा है, आप कहते हैं हाँ। फिर आपसे पूछता है कि इसी पासपोर्ट में जो आप कनाडा के लिए यूज़ करेंगे या किसी दूसरे पासपोर्ट पे। अगर आप ये कहते हैं जी मेरे प्रीवियस पासपोर्ट पे वैलिड यूएस वीज़ा है, तो पोर्टल आपसे पुराने पासपोर्ट की भी डिटेल लेगा। इसका मतलब है कनाडा गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू वैलिड यूएस वीज़ा एंड प्रीवियस यूएस ट्रिप्स जो आपने कंप्लीट किए और वापस अपनी कंट्री चले गए। अपना रिफ्यूज़ल, रिजेक्शन और इवन इफ़ यू डिनाइड एंट्री टू अ कंट्री, ये सब डिस्क्लोजर जो है स्टैचुटरी क्वेश्चन में आता है। इसका मतलब है अगर ऐसा कोई भी रिफ्यूज़ल रहा है तो आपको एडुकेट डिटेल भी देनी चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट इशू है वो सबमिट करना चाहिए और रीज़न बताना चाहिए कि क्यों इसको रिजेक्ट किया गया। क्या आपको एंट्री डिनाई की गई, क्या आपका स्टडी परमिट, विजिट वीज़ा या किसी भी किस्म का जो वीज़ा था, पीआर वीज़ा था, वो रिजेक्ट किया गया। अगर उस रेलिवेंट एम्बेसी ने आपको रीज़न दिया है प्लीज़ डिस्क्लोज़ करें, और अगर रीज़न नहीं दिया और जनरल है जिसमें फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशू नहीं हुआ था तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आई वॉज नॉट इशू अ डॉक्यूमेंट फॉर दिस। ट्रैवल आइटिनरी यानी आपने प्लान देना है। देखिए मैंने कुछ जगहों पे कहा है कि आप अपनी डेट को फिक्स नहीं करें, और मैंने कहा है कुछ जगहों पे कि फिक्स करें और ना करें। दोनों चीज़ों में डिपेंड करता है कि आपकी ट्रैवलिंग का पर्पस क्या है। अगर आप एक फॉर्मल इवेंट में जा रहे हैं तो आप उसको तो मूव नहीं कर सकते, तो फिर आपको बताना पड़ेगा जी मैं कज़न की शादी में जा रहा हूँ, 4 दिन पहले ढोल की है और फिर ये है, तो मैं 4 दिन पहले पहुंचूंगा, मुझे भी तैयारी करनी है। मैं यहाँ से कुछ ऐसा स्टफ़ लेके जा रहा हूँ जो ट्रेडिशनल स्टफ़ है, मेरे कज़न ने मंगवाया है, तो मुझे 4 दिन पहले पहुँचना है। उसके बाद ये इवेंट होगा। और उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि इवेंट ख़त्म होने के बाद आई विल स्टे 1 वीक मोर, फिर मैं वापस आऊँगा। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि जी शादी ख़त्म हो गई आप वापस जाएँ, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इवेंट ख़त्म हो गया आप चले। आप किसी फॉर्मल ट्रेनिंग पे भी अगर आप कनाडा गए हैं, इतनी दूर से आप कनाडा आए हैं, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जी
इवेंट ख़त्म हो गया, बट आई वांट टू एक्सप्लोर द कंट्री, आई वांट टू विजिट अदर सिटीज़ फ्रेंड्स। सो मुझे एक हफ्ता और भी प्लस करना है, एक हफ्ते का इवेंट, एक हफ्ते की ट्रेनिंग, एक हफ्ते की शादी, और मुझे 2 हफ्ते और रहना है, क्योंकि मुझे दोबारा कनाडा आने का मौका नहीं मिलेगा। मे बी ये ट्रिप मेरी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, अगर कंपनी स्पॉन्सर कर रही है और मुझे थोड़े से पैसे खर्च करके अगर मैं एक हफ्ते का स्टे बढ़ा लेता हूँ, नथिंग लाइक इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्लान है पूरा, कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कौन से लैंडमार्क विजिट करेंगे, कौन सी मेजर अट्रैक्शन है, एक्टिविटीज़, इस पर थोड़ी सी रिसर्च करें। आप अगर जा रहे हैं विनिपेग और आपको मालूम है कि होना चाहिए कि वहाँ पे की मेजर अट्रैक्शन क्या है, वहाँ पे लोग जाके करते गए, वो शहर क्यों मशहूर है, और वहाँ के ट्रैवल करने की क्या है। कोई ऐसे शहर का नाम ना लें अगर आप ले रहे हैं जहाँ से आपके शहर से डायरेक्ट फ़्लाइट तक नहीं जाती, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका रूट क्या होगा। ये बात मैं आके फ़्लाइट रिजर्वेशन में मज़ीद डिस्कस करूँगा। होटल बुकिंग उन सूरत में बहुत काम की चीज़ है जहाँ पे आपका स्टे अपने होस्ट के साथ नहीं है। एट टाइम्स कंपनीज़ आपकी ट्रेनिंग अरेंज करती हैं, इवेंट अरेंज करती हैं, या कोई ऐसा इवेंट आप अटेंड करने जा रहे हैं जो कि आपके इंटरेस्ट की वजह से, फॉर एग्जांपल आप क्रिप्टो में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, या कोई ऐसा काम है जो आपकी फील्ड से मुतालिक है। आप डॉक्टर्स का कोई सेमिनार या सिम्पोजियम हो रहा है जिसमें शरीक होने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया से डॉक्टर आके उसमें डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो इसमें होटल बुकिंग इन्वॉल्व होगी, तो आप अपनी होटल बुकिंग कैंसिलेबल एक होटल बुकिंग करवा सकते हैं। booking.com पर जाएँ, agoda.com पर जाएँ, आपको थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऐसी मिलेंगी जिसमें आप फ्यूचर की डेट में बुकिंग करें और एक सर्टेन पीरियड तक वो आपसे कैंसिलेशन फ़ी नहीं लेते। इसका मतलब है आपने क्या करना है, ऐसी होटल, मैं इसको कहूँगा कि यू आर शोइंग योर इंटेंशन कि हाउ वेल प्लान्ड आर यू, कि आपकी एप्लीकेशन में कितनी प्लानिंग शामिल है। ओके, रिसर्च अबाउट डेस्टिनेशन में मैंने जिस तरह ऊपर कहा था कि डे बाय डे का प्लान होना चाहिए कि आज मैं नियाग्रा जाएंगे, हम सीआर टावर देखेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, एक दिन रेस्ट करेंगे, एक दिन दावत में जाएंगे। प्लान, डिटेल प्लान डे बाय डे, जिस तरह मैंने ऊपर कहा था, इसी तरह आपने डेस्टिनेशन की रिसर्च करनी है कि वहाँ पे मेजर अट्रैक्शन क्या है, वो शहर मशहूर क्या है। आपको पता होना चाहिए कि ये दिस सिटी इज़ फेमस बिकॉज दिस हैज़ द highest mountain in Canada. This place is famous because this has a highest skyscraper in Canada. तो उन मेजर अट्रैक्शन का नाम लें, उस डेस्टिनेशन को बताएं, और यह बताएं कि मेरे बच्चों को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो जी ये म्यूज़ियम देखना चाहते हैं, मेरी वाइफ को आर्ट और योगा का और पता नहीं किस चीज़ का शौक़ है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो देखने जा रहे हैं। हमारा फ्रेंच हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट रहा है, तो हम एक फ्रेंच म्यूज़ियम देखना चाहते हैं। तो यू हैव टू रिसर्च अ बिट एंड कम अप विद स्पेसिफिक थिंग, ताकि पता चले कि आप वाकई में कनाडा में इंटरेस्टेड हैं, उस पर आप रिसर्च किए और उसके बारे में जानते हैं और मज़ीद जानना चाहते हैं और फर्स्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। फाइनेंशियल मीन इज़ अ बिग थिंग बिकॉज आप कनाडा जा रहे हैं, जिस तरह मैंने करेंसी वाली बात की थी कि आपके 200 रुपये कनाडा का $1 बनता है, इसका मतलब कनाडा इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू। इसीलिए आपके बैंक अकाउंट में सफिशेंट सेविंग होनी चाहिए। इसका मतलब मैं ये क्यों कहता हूँ, वजह इसकी है, आपका सेविंग अकाउंट डिफरेंट है, जिसको आप कनाडा विजिट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका बैंक लेटर लगाएं, उसका अकाउंट स्टेटमेंट लगाएं, मे बी फॉर 3 मंथ और 6 मंथ, एटलीस्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। बैलेंस कितना होना चाहिए, देखिए ऑन एवरेज मैं समझता हूँ कि अगर आपकी अकोमोडेशन आपके पास नहीं है, डिपेंडिंग ऑन अ ट्रिप, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फैमिली, बाज़ का ये होता है कि नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होते हैं, तो आपको फॉर एग्जांपल एक रूम इज़ शेयर, 1 रूम इज़ शेयर बाय 2 पीपल, तो आपकी होटल की कॉस्ट अलग होती है। आपकी अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको हर जगह जाने के लिए टैक्सी या जो भी आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी है उसकी कॉस्ट आप सिंगल आप बेयर कर रहे होंगे। सो दैट मीन्स मैं समझता हूँ कि $3000 फॉर अ ट्रिप ऑफ 2 वीक्स, जहाँ पे होटल की अकोमोडेशन है या नहीं, इस पर डिपेंड करता है। आपके पास फ़ंड्स होना चाहिए, ये फ़ंड्स वो हैं जो आपने दिखाने हैं, ताकि आप ये साबित कर सकें कि आप यू हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन टू अफोर्ड दिस ट्रिप। ये नहीं है कि अकाउंट में एक साथ 60 लाख रुपए आ गए, वो पड़े हुए हैं और आप कनाडा के लिए अप्लाई करें, इससे पहले उस अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी। इसका मतलब है कि वो पैसे कहीं से ला के आपने पार्क किए हैं जो आपकी फाइनेंशियल मीन्स नहीं है। अब बैलेंस विच फ्लक्चुएट्स नेचुरली, कि डेबिट ट्रांजैक्शन हो रही, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है और उसमें 30-35 लाख रुपए या इतने पैसे पड़े जो कि आपके ट्रिप को अफोर्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं समझता हूँ इतने पैसे होने चाहिए कि आप फ़्लाइट्स, होटल, मील्स, एक्सकर्जन, ट्रिप्स की जितनी भी साइट सीइंग है, ये सब अफोर्ड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द फैमिली। या अगर आप सोलो ट्रैवल भी, तो आपके पास सफिशिएंट मीन होने चाहिए। अगर आपकी कहते हैं कि आपकी कंपनी आपका टिकट देगी और आपकी कंपनी आपको मील और बाकी सारी चीज़ें देगी, यानी बोर्डिंग लॉजिंग भी कंपनी अटेंड कर रही है, अरेंज करिए, फिर भी आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए जिसका मतलब है कि डे टू डे वो एक्सपेंसेस या वो एक्सपेंसेस जो कि एक्सकर्जन, साइट सीइंग में इस्तेमाल होगी, जिसके लिए कंपनी आपको रिम्बर्स नहीं करेगी, एटलीस्ट इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। देयर इज़ नो
फिक्स अमाउंट मेरे ख्याल में, लेकिन आपकी अगर मैच होगी तो उसके मुताबिक आपके अकाउंट में पैसे सफिशिएंट टाइम से होने चाहिए, दैट यू आर नॉट डिपेंडिंग एंटायरली ऑन द कंपनी, यू आर नॉट डिपेंडिंग एंटायरली ऑन योर होस्ट, और अपना काम खुद भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट शोइंग रेगुलर इनकम, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट अलग है जिसके अंदर आप अपनी सिर्फ इनकम क्रेडिट करते हैं या अपना बिजनेस मैनेज करते हैं, तो वो स्टेटमेंट भी लगाना ज़रूरी, जिससे ये पता चले कि आप एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम आपके पास मौजूद है, ये नहीं कि आप अनएम्प्लॉयड हैं। अच्छा, ये सवाल होता है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। यस, बिल्कुल, अनएम्प्लॉयड होना इज़ अ रेड फ्लैग मेरे ख्याल में। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अनएम्प्लॉयड पर्सन अगर कनाडा विजिट करेगा तो देयर आर चांसेस दैट ही और शी में ओवर स्टे, तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग। अगर आप एक ट्रांजिशन पीरियड में कि मैंने एक जॉब छोड़ी और दूसरे में एक टाइम है, मेरे पास मेरी हायरिंग हो गई है लेकिन मैं 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ क्योंकि नई जॉब पे मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे टाइम लगेगा, दैट मे बी अ क्रिटिकल सिचुएशन। वाई, मैं सच करूँगा कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट साबित नहीं कर सकते तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ रेड फ्लैग, जैसे मैंने कहा। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पास रेगुलर इनकम हो और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आप शो कर सकें, जिससे पता चलता है कि आपके पास फाइनेंशियल मीन है, आपके पास सैलरी आती है, यू मेक एन एक्सपेंस एंड गो ऑन और इस तरह सिलसिला चलता रहता है। क्रेडिट कार्ड होने चाहिए जिसके अंदर ये पता चल रहा हो, 2-3 स्टेटमेंट आप लगा दें, क्रेडिट लिमिट का लेटर लगा दें, जिससे पता चले कि जी आपके पास 6-8 लाख 10 लाख के क्रेडिट कार्ड मौजूद हैं, कि आपके पास कुछ अकाउंट में पैसे हैं, कुछ आप क्रेडिट लिमिट यूज़ करेंगे, और ये भी इंश्योर कर लें कि आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें कोई ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह की पेमेंट नहीं होना चाहिए कि जी आपका कि आउटस्टैंडिंग है 4 लाख और हर महीने आप सिर्फ 10,000 की पेमेंट कर रहे हैं या मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं। दैट शोज़ कि फाइनेंशियली आप लिक्विड नहीं है, यू आर ऑलरेडी बर्डन। अच्छा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप मदर इन लॉ को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, आप उनकी बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होगा कि अगर वो अपना स्टेटमेंट भी मदर इन लॉ लगाएं। येस, आई एम गोइंग टू बी होस्टेड बाय माई सन इन लॉ एंड माई डॉटर, उनके पास ही मेरे रहना है, मुझे रहने की खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंस दिखाना अच्छा है कि आपके भी अकाउंट में 2, 4, 5, 10 लाख रुपए आते जाते रहते हैं। यू आर नॉट टोटली broke, you are not totally dependent on your son-in-law and daughter, और आप एक ग्रेसफुल अंदाज में जा रहे हैं कि जी मेरे अकाउंट में भी देखें 2-4 लाख रुपए आ रहे हैं। अब आप ये कहें कि जी 2-4 लाख रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ये भी देखें कि कैनेडा की करेंसी के मुकाबले में आपके अकाउंट में इतने पैसे तो बनते हैं, यानी वो एक्सपेंसेस जो आपका सन इन लॉ या डॉटर नहीं बेयर कर सकती है, कुछ आपकी अपनी भी पर्सनल नीड हो सकती है, ट्रैवलिंग की नीड्स हो सकती है, तो ये तो आपके पास होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि आप फाइनेंशियली किसी पे अपने होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये साबित करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट यू हैव अ सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन टू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, टाइप्स ऑफ इन्विटेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका विजिट पर्सनल है या ऑफिशियल है, या आप अपने शौक की वजह से कोई ऐसा इवेंट अटेंड करना चाहते हैं, चाहे वो गेमिंग का हो, क्रिप्टो पे हो, डेंटिस्ट्री पे हो, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, ब्लॉकचेन, कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसके लिए आप जाना चाहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल इन्विटेशन की। पर्सनल इन्विटेशन का क्या मतलब होता है कि आपका कोई क्लोज रिलेटिव, आपका फ्रेंड, आपके बिजनेस पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, बिजनेस मीटिंग करना चाहते हैं, तो या फिर आप इस तरह का है ट्रिप जिसमें आप कोई इवेंट नहीं है लेकिन सिर्फ बिजनेस मीटिंग है, इसको भी मैं कहूँगा जी पर्सनल कैपेसिटी में आपको एक इन्विटेशन आता है अपने दोस्तों की तरफ से, कज़न की तरफ से, कि वो चाहते हैं आप आएँ, मिलें, उनके घर में शादी हो रही है वो अटेंड करें, एंड देयर कैन बी अदर ऑफ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स। जिस तरह मैंने कहा, एक बहुत अहम देसी टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कि जी मदर वांट्स टू कम ओवर टू टेक केयर ऑफ द डॉटर व्हेन डिलीवरी इज़ और चाइल्ड बर्थ इज़ एक्सपेक्टेड इन द फैमिली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें पर्सनल इन्विटेशन होना चाहिए। ये इन्विटेशन दोनों की तरफ से हो सकता है। अगर मदर विज़िट करना चाहती हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, इसका मतलब ये है कि उस पर्सनल इन्विटेशन में लिखें कि उनकी, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, कि वाई हर फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी, कपल को जो कि पेरेंट्स टू बी हैं उनको किस तरह सपोर्ट मिल सकती है, इस तरह के तमाम रीज़न कर सकते हैं। अगर डॉटर यानी मदर टू बी ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो वो अपना लेटर खुद भी लिख सकती है कि आई वुड बी ऑन मैटरनिटी लीव, इफ़ माई मदर वुड बी अराउंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू मी। तो वो तमाम आपने डिटेल देनी है जिससे पता चले कि आपकी वालदा का आना क्या ज़रूरी है। पर्सनल इन्विटेशन में आप दे सकते हैं कि जी मेरी बहन है, उनके और मेरे बच्चों में पहली शादी हो रही है, तो मैं चाहती हूँ मेरी बड़ी बहन मेरे बच्चों की शादी में शरीक हो। इसी तरह हो सकता है कि मैं और मेरे कज़न हमेशा से एक स्कूल में पढ़े, शी मूव टू कैनेडा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जी मैं अपनी कज़न की शादी अटेंड करूँ। तो ये तमाम फीचर जो ये पर्सनल इन्विटेशन जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आप क्यों कनाडा आना चाहते हैं और आप
आपके गेस्ट को कनाडा आना क्यों ज़रूरी है, वाई द गेस्ट इज़ इंपॉर्टेंट, वाई द इवेंट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्टिविटी, ये तमाम चीज़ें पर्सनल इन्विटेशन में आएंगी कि आप लोग वो आगे क्या करेंगे और आप उनके लिए क्या करेंगे अपने गेस्ट के लिए। ऑफिशियल इन्विटेशन, ऑफिशियल इन्विटेशन वहाँ होता है जहाँ पे आपको इवेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन पे एक इवेंट हो रहा है तो उसकी डिटेल होगी कि ये इवेंट कब से कब तक होगा, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप क्या उस पर पार्टिसिपेशन के पैसे दे रहे हैं, होस्ट कौन है, होस्ट क्या कोई लोन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये इवेंट जिसमें आप शरीक हो रहे हैं, क्या या इसका ऑनलाइन वर्जन भी अवेलेबल है। अगर ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल है तो ऐसे इवेंट के चांसेस कम है। यू हैव टू प्रूव कि ये इवेंट साल में एक दफ़ा होता है, ये 10 साल में एक दफ़ा होता है, ये 5 साल में एक दफ़ा होता है। इस इवेंट की आपके लिए क्या अहमियत है और इससे आप क्या सीखेंगे, आपकी करियर की क्या एनरिचमेंट होगी, आपकी बिजनेस स्टाइल्स कैसे बेहतर होगी, आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरर एंड यू वांट टू पार्टिसिपेट इन एन इवेंट जहाँ पे तमाम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर आ रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल वाले आ रहे हैं, उस तरह की जो कि आपकी फील्ड से मुतालिक है, तो आप साबित कर सकते हैं कि दिस इवेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ये फिजिकल इन पर्सन ही इवेंट होता है, यहाँ पार्टिसिपेट करके अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज शोकेस कर सकेंगे एंड वी माइट बी एबल टू एक्सपोर्ट आवर प्रोडक्ट टू कैनेडा। तो वो तमाम डॉक्यूमेंट जो इस इवेंट से मुतालिक हो, आपकी कैपेसिटी से मुतालिक हो, जी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, हाउ दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट मी, हाउ दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट माई कंपनी, और इसके बाद हम इससे क्या अचीव कर सकेंगे। फिर क्या कहता हूँ, इस तरह के इवेंट जो कि ऑनलाइन भी पॉसिबल है, क्योंकि कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन इन पर्सन दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इवेंट के ऑनलाइन होने की पॉसिबिलिटी है तो योर चांसेस वुड बी लेस। तो ऐसे इवेंट के लिए अप्लाई करें जो आपके लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी, ऐसी इवेंट के लिए अप्लाई करें के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करें जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये इवेंट मेरे कंट्री में नहीं होता, या क्लोजेस्ट इवेंट जो इस ऑर्गेनाइजेशन करवाती है वो अमेरिका ही है, अमेरिकाज़ ही है, यानी नॉर्थ अमेरिका है कनाडा, और इसके अलावा ये इवेंट मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका में नहीं होता, तो मुझे यहाँ पे जाना ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कैनेडियन बेस्ड है। तो देयर कैन बी होस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन कन्विंस कि ये इवेंट आपके लिए कितना अहम है और इस इवेंट की डिटेल क्या है। ऑफिशियल ट्रेनिंग, मल्टीनेशनल कंपनी या अच्छी कंपनीज बहुत रेगुलरली अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करती है, तो बहुत सी टेक्नोलॉजी जो कनाडा में डेवलप हो रही है, जो नॉर्थ अमेरिकाज में डेवलप हो रही है, उनकी ट्रेनिंग वहीं पॉसिबल है। या बहुत सारी कंपनी जिनके हेडक्वार्टर वहीं है, तो ये दे वुड इनवाइट पीपल फ्राम अराउंड द वर्ल्ड कि उनकी कंपनीज में जो मुख्तलिफ मुल्कों में लोग बैठे हुए हैं, अगर उनको इन्वाइट करना है तो ये ऑफिशियल ट्रेनिंग भी होती है जो कि इन पर्सन होती है। आपने मेक श्योर करना है कि ये इन्विटेशन जो आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करे वो अटैच करना है, इवेंट की डिटेल देनी है, वाई ट्रेनिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, वाई इट इज़, एंड यू हैव टू डिक्लेयर कि ये ट्रेनिंग वेब बेस्ड नहीं हो सकती, इसके लिए मुझे फिजिकली जाना पड़ेगा बिकॉज आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद पीपल। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही कोलीग जो मैक्सिको में बैठता है, मैं उससे बात तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैं आई हैव नेवर मेट हिम, ही वुड ऑल्सो भी कमिंग टू दैट। मेरे कोलीग्स हैं जो कि सिंगापुर में हैं, जिनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, जिनसे मेरा बहुत इंटरेक्शन है, बट आई हैव नेवर मेट दैम, सो आई वुड बी मीटिंग सम पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु वुड बी कमिंग टू कैनेडा टू पार्टिसिपेट दैट इवेंट। तो मुझे भी जाना ज़रूरी है ताकि मैं ट्रेन हो सकूँ, ताकि मैं अपने जॉब को बेहतर तौर पे कर सकूँ, ताकि मेरे जो करियर ऑब्जेक्टिव है वो पूरे हो सकें, जाके मेरे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे हो सकें और कैंडिडेट द कंपनी कैन फाइंड अ बेटर एम्प्लॉय एंड ट्रेन दैम। इवेंट पे जाना है, इसमें भी एक और दफ़ा कहता हूँ कि आप इस इन्विटेशन पे भी लिख सकते हैं कि ही वुड कम टू कैनेडा, एक हफ्ते का इवेंट है, उसके बाद ये हफ्ते एक हफ्ते और भी रहना चाहते हैं ताकि वो एक्सप्लोर करें, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। इफ़ द होस्ट कैन पुट अप लाइन कि जी इवेंट तो 10 दिन का है लेकिन ही विल स्टे फॉर 1 more week, बोला बेहतरीन हो जाएगा ये। पेड इन्विटेशन कौन से होते हैं जो कि आप जाके गूगल करें और कंपनीज बात का ये पार्ट वो कर रही होती है कि आपको कनाडा विजिट करना है क्योंकि आपकी इंटेंशन ये कि आपने स्टे करना है, असाइलम करनी है, ले लेनी है, या फिर जॉब में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो लोग ये करते हैं क्योंकि उनका जानने वाला कनाडा में कोई नहीं है, दे वुड सर्च ऑनलाइन, दे आर कंपनीज हु वुड एडवर्टाइज कि जी हम इन्विटेशन देंगे आपको ताकि आप कनाडा आ सकें, और वो पता चलता है कि वो इन्विटेशन बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो मिसरिप्रेजेंटेशन आपके साथ भी है क्योंकि वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो कंपनी इस तरह का कोई इवेंट ही नहीं कर रही। तो ये पूरा फेक भी हो सकता है, ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बल्कि आपके लिए भी, जो आप ये समझ के जा रहे हैं कि इस तरह के इवेंट होते हैं और मैं पे करके इसमें पार्टिसिपेट कर लूँगा जिससे आपकी करियर ग्रोथ का कोई ताल्लुक नहीं है, और ये एक सिर्फ फेक या फिर पेड इवेंट है, इवेंट नहीं पेड इन्विटेशन है। तो बी वेरी केयरफुल, इस तरह के तमाम पेड इन्विटेशन से बच के रहें। ओके, कंटेंट क्या होने चाहिए इन्विटेशन लेटर में, ये बड़ा अहम काम है। इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इन्विटेशन लेटर में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। अब इसमें एक लेटर अगर आपका
होस्ट लिख रहा है, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, यानी आप ऑफिशियल हो या पर्सनल हो, ऑफिशियल या पर्सनल दोनों तरह के इन्विटेशन लेटर में वो आपके नियरेस्ट एम्बेसी को भी एड्रेस हो सकते हैं, जिसमें या फिर वो IRCC को भी एड्रेस हो सकते हैं। लेकिन बेहतर है क्या बताएं जी, फॉर एग्जांपल कैनेडियन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, कैनेडियन एम्बेसी इन अबू धाबी, तो आप उसको एड्रेस करेगा, जो इन्विटेशन लिख रहा है वो एड्रेस करेगा कि जी मैं आपको लिख रहा हूँ, और आगे आगे डिटेल क्या होगी। होस्ट अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, वो बताएगा कि उसका कनाडा में स्टेटस क्या है, क्या वो PR पे है, वर्क परमिट पे है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहता है, तो वो लिखेगा जी मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी कॉन्वोकेशन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई एम द एल्डेस्ट पर्सन चाइल्ड इन माई फैमिली, आई एम ग्रेजुएटिंग, आई वॉन्ट टू इन्वाइट माई पेरेंट्स ओवर सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट, दे कैन विटनेस माई कॉन्वोकेशन, माई ग्रेजुएशन सेरेमनी। तो अपना स्टेटस डिस्क्लोज करेगा, आप सिटीजन हैं, PR हैं, वर्कर हैं या स्टूडेंट। अपने स्टेटस डिक्लेयर करें कि आप आप कौन हैं जो किसी को इनवाइट कर रहे हैं। अपना एड्रेस लिखें, एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की डिटेल दें, ताकि पता चले कि जी आपकी एक प्रॉपर लाइफ है जिसमें आपकी खुद भी इनकम्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं जिसमें आप सस्टेन कर सकते हैं। किसी को इनवाइट करना, आप अनएम्प्लॉयड हैं, बैंक में आपकी कोई बैलेंस नहीं आ रही है, इन्वाइटिंग समबडी ओवर के आओ मेरे घर में रहो, आप खुद फाइनेंशियल असिस्टेंट में, हाउ कैन यू इनवाइट समबडी टू कम ओवर। आप खुद आपने खुद असाइलम ली हुई है, तो आप तो नहीं इन्वाइट कर सकते किसी को जी मैं असाइलम पे हूँ, आप आ जाएं जी, लेट्स हैव पार्टी। ओके, हाउ यू आर रिलेटेड, ये बहुत अहम है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि फ्रेंड्स के रिलेशनशिप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन आप बता सकते हैं कि वी वेंट टू सेम स्कूल, वी वर्क इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, वी यूज्ड टू बी अ नेबर, या फिर हम कज़न हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी रिलेशनशिप कब से है। अगर आप रिलेटिव हैं तो आपकी बाय बर्थ ही, सिंस बर्थ आपकी रिलेशनशिप चल रही है। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम किया था तो वो आप लेंथ बता सकते हैं कि 2013 से लेकर 15 तक वी वर्क इन अ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, या 2008 से लेकर 2030 तक वी वेंट टू द सेम स्कूल। तो ये चीज़ें लेंथ ऑफ रिलेशनशिप जो कि साबित कर सकती है। अगर इसका आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, और बताएं कि होस्ट और गेस्ट आपस में किस तरह रिलेटेड है, उनकी लेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या है। इंटरेक्शन क्या होता है कि ये रेगुलर, इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करें कि वी रेगुलरली चैट ऑन व्हाट्सएप, वी रेगुलरली डू फेस टाइम एंड थिंग्स लाइक दैट। और कॉमन ग्राउंड्स क्या है, कॉमन ग्राउंड वही, क्या आप एक ही नेबरहुड में रहते थे, क्या आप एक ही जगह के पढ़े हुए हैं, क्या आप एक ही जगह काम क्या करते थे, या आप बाय ब्लड रिलेटेड हैं। ओके, इस इनविटेशन लेटर में होस्ट डिटेल देगा अपने गेस्ट की, कि गेस्ट एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, बिजनेस पर्सन है, उसकी ID डॉक्यूमेंट की डिटेल देखेगा, पासपोर्ट नंबर दिस, हैविंग एक्सपायरी दिस। एक्सपायरी इसलिए ज़रूरी है कि कैनेडियन अथॉरिटीज़ आपको विजिट वीज़ा आपकी पासपोर्ट एक्सपायरी से बियॉन्ड नहीं देते। यानी अगर आपका पासपोर्ट 2026 में एक्सपायर हो रहा है तो आपका विजिट वीज़ा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, और उससे ज़्यादा की आपको वैलिडिटी मिलेगी। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कि ये बड़े उससे कहा गया कि आपको 10 साल का मल्टीपल मिल जाएगा। सॉरी, 5 साल के अलावा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी क्या है। कनाडा आपको कभी भी आपकी पासपोर्ट से ज़्यादा वैलिडिटी का वीज़ा नहीं देगा। जिस तरह US होता है कि आपके वीज़े में 2 साल की वैलिडिटी, लेकिन वो आपको 5 साल का मल्टीपल दे देता है। इसका मतलब है कि आप नया पासपोर्ट रिन्यू करेंगे और पुराने पासपोर्ट पर लगा हुआ वीज़ा इस्तेमाल करके बार बार कनाडा US आ जा सकते हैं। कनाडा इस तरह नहीं करता। कनाडा अपनी वीज़े की वैलिडिटी वहीं पर रिस्ट्रिक्ट करता है जहाँ पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट की वैलिडिटी है। इसीलिए ज़रूरी है कि होस्ट आइडेंटिफाई करे कि मेरा जो गेस्ट आ रहा है उसकी जो ID डॉक्यूमेंट की डिटेल क्या है और उसकी एक्सपायरी क्या है। क्या एक्टिविटीज़ करेगा मेरा गेस्ट, आके मेरे साथ बैठा रहेगा या मैं खुद वेकेशन लूँगा। बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी के होस्ट गए, मेरा दोस्त आएगा, आई विल टेक माई डेज ऑफ, मेरी एनुअल लीव्स आ रही है एंड वी विल रोम अराउंड, हम घूमेंगे फिरेंगे और बहुत सारे काम करेंगे। तो ये चीज़ें जो आप मेंशन कर सकते हैं कि जी एक्टिविटीज़ आप क्या करेंगे। ये सारी बातें कौन मेंशन कर रहा है, ये होस्ट मेंशन कर रहा है अपने गेस्ट के बारे में कि उसका प्रोफाइल क्या है, उसका ID डॉक्यूमेंट क्या है, वो करेगा क्या है यहाँ के। ठीक है, मदर इन लॉ वाली बात दोबारा कर लेते हैं थोड़ी सी, कि मदर इन लॉ आएंगी तो वो घर के काम कर में हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगे, दे विल टेक केयर ऑफ द न्यू बेबी एंड एवरीथिंग। तो ये तमाम चीज़ों में, या पेशेंट केयर के लिए जा रहे हैं तो बता सकते हैं कि पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली बेड रिडन है, मुझे बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट की वो पॉसिबिलिटीज़ है जो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और पेशेंट के लिए जाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसका कोई और कनाडा में इस वक्त मौजूद नहीं है। तो देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी दैट यू हैव टू, मैंने मुस्तकिल एक बात कर रहा हूँ, यू हैव टू एक्सप्लिसिटली टेल एवरीथिंग टू देम। डोंट लेट देम अज्यूम कि आप अगर पेशेंट केयर के लिए जा रहे हैं या किसी मकसद के लिए जा रहे हैं तो आप जाके वहाँ पे करेंगे क्या। ओके, इसी में गेस्ट की का कॉन्टैक्ट और एड्रेस वही होना चाहिए जो कि गेस्ट अपने एप्लीकेशन में शामिल करेगा। कि अगर वो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप से बाहर कहीं रह रहा है तो वही एड्रेस आना चाहिए जो कि
वो अपनी एप्लीकेशन में एड्रेस देगा। इसका मतलब है कि पूरी इन्फॉर्मेशन में किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। याद रखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन गेस्ट के बारे में होस्ट डिक्लेयर करा कि मेरा होस्ट है कौन, उसकी आईडी क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। आप बता सकते हैं कि जी वो एक वेल नोन मल्टीनेशनल में काम कर रहा है, हेड ऑफ एक्स है, हेड ऑफ वाई है, डिपार्टमेंटल हेड है। तो ये चीज़ें बड़े मैटर करती हैं कि आपका जो दोस्त आ रहा है वो कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, उसके इस तरह की कोई रीज़न नहीं है। ही वुड कंप्लीट द जर्नी, ही वुड कंप्लीट द ट्रिप एंड विल गो बैक टू दिस और हर कंट्री ऑफ रेजिडेंस या कंट्री ऑफ ओरिजिन जो भी है। आप किसी हेड ऑफ़ द फैमिली के नाम पे अगर एक इनविटेशन लेटर इशू हो रहा है तो बेहतर होगा कि उसके साथ कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हैं, यानी एक दोस्त अपने 4-3 बच्चों के साथ और वाइफ के साथ कनाडा विजिट करना चाहता है और मैं अगर उसको इनविटेशन दूंगा तो मैं उसकी फैमिली को भी आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरा दोस्त, उसके 4 बच्चे, 2 बच्चे, उसकी वाइफ, ये मेरे यहाँ जा रहे हैं, बच्चों का ये पासपोर्ट नंबर है, ये उनकी एक्सपायरी है, ये आइडेंटिटी है, ये इस मुल्क से आ रहे हैं। और आप उसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि मेरा जो दोस्त आ रहा है उसकी वाइफ एम्प्लॉयड है, शी नीड्स टू गेट बैक टू वर्क। मेरा जो दोस्त आ रहा है उसके बच्चे स्कूल गोइंग है, स्कूल का एक लेटर लगा रहे हैं। ये बात मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में कि ये बच्चे स्कूल गोइंग है, आएंगे, पढ़ते हैं, प्रॉपर स्कूल जाते हैं, या आएंगे, विज़िट करेंगे, वेकेशन है और चले जाएंगे। मे भी आप ये कह सकते हैं कि इसके मेरे दोस्त के बच्चे और मेरे जो बच्चे हैं वो सेम एज के, सेम एज ग्रुप के हैं, या पहले भी इंटरेक्ट करते रहे हैं, पहले भी मिलते रहे हैं और आपस में इनका ताल्लुक है, सो दे वुड हैव गुड टाइम। सो स्पेंडिंग गुड टाइम विद फ्रेंड एंड फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, इन्विटेशन लेटर कंटिन्यूड। मज़ीद बात करते हैं कि इन्विटेशन लेटर में और क्या होना चाहिए। पर्पस ऑफ विजिट, आपका होस्ट बता रहा है कि मेरा दोस्त आके करेगा क्या, मेरी मदर इन लॉ आके करेंगी क्या, मेरा जो ट्रेनी है वो आके क्या करेगा, मेरा जो पार्टिसिपेंट है वो इवेंट में आके क्या करेगा, इसके लिए किस तरह हो सकता है। प्लान एक्टिविटी आप इन्विटेशन लेटर में भी लिखवाएं कि वो आके करेगा क्या, 2 शहर देखेगा, 4 म्यूजियम देखेगा, 2 जू देखेगा, नायग्रा फॉल जाएगा, CN टावर देखेगा, करेगा क्या, ठीक है। अराइवल और डिपार्चर आप उसमें मेंशन करें कि दे हैव प्लान टू कम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। इन्विटेशन पे आप थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल रखें, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आएंगे, 3rd वीक ऑफ जून में चले जाएंगे। अच्छा, ड्यूरेशन कितनी होगी, 15 दिन की ड्यूरेशन होगी, 2 वीक्स के लिए रुकेंगे, उस तरह होगा। लेकिन जब आप अपना प्लान देंगे तो उसमें आप इसको और स्पेसिफाई करेंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ जून का मतलब है कि 5th ऑफ जून को हम आएंगे और 25th ऑफ जून को हम चले जाएंगे। ये ड्यूरेशन है, ये हमारी बाकी डिटेल है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि इन्विटेशन में होस्ट आपको क्या लिख के देगा। इसका मतलब ये होता है कि होस्ट और गेस्ट के दरमियान अलाइनमेंट है, और जो बात होस्ट डिक्लेयर कर रहा है वही बात गेस्ट भी डिक्लेयर कर रहा है, यानी विजिटर की और होस्ट की डिटेल में डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी तो बहुत अच्छा है। और अगर दोनों चीज़ें अलाइन होंगी तो उसका पता चलेगा कि ये पूरा थॉट आउट प्लान है कि होस्ट को भी पता है कि मेरा गेस्ट क्या हो रहा है और गेस्ट को भी पता है कि उसको करना आके करना क्या है। ओके, इसमें आप ये मेंशन करें, होस्ट यानी मेंशन करें कि ये मैं इसको इनवाइट कर रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हूँ, लेकिन अपनी मील का, अकोमोडेशन का, कार रेंटल का, साइट सीइंग का, एक्सकर्जन का ये खुद जिम्मेदार है। वो इसके लिए क्या करेगा। अगर आपका पर्सनल विजिट आप बता सकते हैं कि जी इसकी फैमिली आएगी और मेरे घर स्टे करेगी। अगर कनाडा में वी यूजुअली डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ लग्जरी कि जी 4 लोग आ गए और आप ही के घर में स्टे करें, तो बहुत अच्छा होता है कि होस्ट डिक्लेयर करे कि आई एम इन्वाइटिंग देम ओवर बट दे वुड बी लिविंग इन एयरबीएनबी, दे वुड बी लिविंग इन होटल। तो वो आपको बता दें कि जी मैं इनवाइट कर रहा हूँ लेकिन मैं एकोमोडेशन अरेंज नहीं कर रहा, मैं उनका मील अरेंज नहीं कर रहा, मैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन अरेंज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट इन्वाइटिंग ओवर। ही वुड बी ब्रिंगिंग सफिशिएंट फंड कि वो अपनी फैमिली को लेके घूमे, मेरे साथ घूमे, जॉइंट हो, अलग अलग घूमे, लेकिन ही कैन अफोर्ड दैट काइंड ऑफ ट्रैवल। अच्छा, इसी तरह फॉर्मली जो होता है इसमें आप बता सकते हैं कि जी हमने इसकी ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी नहीं ली। ट्रेनिंग को आपने इन्वाइट करें तो आप कहेंगे जी हमने कंपनी में स्टेट के इवेंट इस होटल में हो रहा है और अकोमोडेशन हमने भी अरेंज की हुई है इसकी। तो आप पूरी डिटेल दें होस्ट कि इसका अकोमोडेशन प्री अरेंज है, इसका अकोमोडेशन नहीं अरेंज है, जो भी सिचुएशन है पर्सनल प्रोफेशनल जिस ट्रिप की नेचर है उसके मुताबिक आप बताएं कि जी जो गेस्ट आएंगे वो रहेंगे कहाँ, रहेंगे तो खुद अपना अरेंज करेंगे या हम अरेंज कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मदर इन लॉ वाली एग्जांपल में आप देखेंगे अकोमोडेशन आप खुद उनको दे रहे होंगे, मील का अरेंजमेंट आप खुद कर रहे होंगे, उनकी बाकी सारी ज़रूरत का आप ख्याल रख रहे होंगे। होस्ट की स्टेटस की मैंने बात की थी, इसका मतलब है होस्ट अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, ये मेरा PR कार्ड है, ये मेरा ब्रिटिश कोलंबिया का लाइसेंस है, ये मेरा पासपोर्ट है, जो भी स्टेटस उसको कंफर्म करेगा। ताकि देखिए अगर आप
मैं होस्ट हूँ और किसी को इनवाइट कर रहा हूँ, अपनी आईडी डॉक्यूमेंट लगाता हूँ, तो इससे पता चलता है कि मेरे गेस्ट को मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है। इसका मतलब है हमारे दरमियान एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। मैं हर किसी को तो अपना कैनेडियन पासपोर्ट नहीं दूंगा कि बेटा ये लगा लो और अब वीज़ा अप्लाई कर दो मेरे नाम पे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता चलेगा कि मेरा पासपोर्ट कितनी जगह इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा जब आप अपने होस्ट की आईडी डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो दैट एड्स अ कंफर्ट फॉर द वीज़ा ऑफिसर कि येस देयर इज़ अ ट्रस्ट लेवल बिटवीन द होस्ट एंड द गेस्ट। इसी को मैं कहता हूँ कि ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है कि आप उसमें टू द एंड ऑफ लेटर आप कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर दें, अपना कैनेडियन एड्रेस ज़रूर दें और ये बताएं कि हाउ आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय वीज़ा ऑफिसर। अगर वीज़ा ऑफिसर वेरीफाई करना चाहते हैं कि जेन्युइन इन्विटेशन लेटर है और मैंने इशू किया है, तो मोस्ट वेलकम आए और मुझसे बात करें कि जी उसको अगर गेस्ट के बारे में फर्दर डिटेल चाहिए। तो हेयर आर द कंटेंट ऑफ द इन्विटेशन लेटर। अगर केयरफुली लिखा हुआ इन्विटेशन लेटर आपने लिया और अपने पर्पज़ को बता दिया, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग रीज़न दैट कैनेडा वुड अप्रूव योर विजिट वीज़ा। क्योंकि आप होस्ट आपकी सारी डिटेल दे रहा है, अपनी डिटेल दे रहा है, आपके प्लान बता रहा है, म्यूचुअल ट्रस्ट शो कर रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर योर पॉजिटिव फेवरेबल डिसीजन। ऑलराइट, सो ये सारी डिटेल थी इन्विटेशन लेटर की, जिसको अगर आप लिखने में सपोर्ट करने में कामयाब होते हैं तो यू कैन रियली विन एन आर्ग्यूमेंट दैट वाई यू वांट टू विजिट कैनेडा। सी यू इन कैनेडा। रीज़न टू रिटर्न फ्रॉम कैनेडा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इस लिहाज से कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप कैनेडा आने के बाद वापस भी जाएंगे। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपके टाइज टू कंट्री ऑफ ओरिजिन, अगर आप अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी अपनी कंट्री ऑफ नेशनल से जा रहे हैं, जहाँ के आप सिटीजन है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कहीं से भी जा रहे हैं, तो आप बताएंगे कि आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, बिजनेस ऑनरशिप है, आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आपका कनाडा में कोई ऐसा प्लान नहीं है या कोई इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है कि आप वहाँ पे रिलाई करने जा रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी बात आपका टाइज में है, आपका रेगुलर इनकम की सोर्स क्या है आपके पास, आप एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस ओन करते हैं, आपकी फैक्ट्री है, आपकी प्रॉपर जॉब है, एक बहुत अच्छी डिसेंट कंपनी में आप जॉब करें, तो देयर इज़ नो रीज़न। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। आप ये दिखा सकते हैं कि दिस इज़ अ लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आई एम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मेरे रीज़न है कि कज़न की शादी करके मुझे वापस जाना है, क्योंकि मेरा स्कूल चल रहा है, मेरा स्कूल यूनिवर्सिटी चल रहा है, मेरी जॉब मौजूद है, मेरा बिज़नेस है, मेरी फैक्ट्री है। एंड अगर आप पेरेंट्स है किसी के, और वही मेडिकल रीज़न जो मैं अभी तक आपको इस वीडियो में कहता रहा हूँ कि उसकी वजह से आप विज़िट करें, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि जी मेरे जाने का इरादा क्या है, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे वापस आने की वजह क्या है कि मैं अपनी एक बेटी के लिए को अटेंड करने जा रही हूँ इन केस शी नीड्स मी, लेकिन मुझे वापस आना ज़रूरी है। घर के बाकी लोग मेरे यहीं पे हैं, वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारा क्लोज फैमिली और जॉइंट फैमिली निज़ाम पूरा सिस्टम चल रहा है। तो मैं आई एम द हेड ऑफ़ द डोमेस्टिक अफेयर ऑफ माई फैमिली, मुझे आके घर के पूरे सारे काम करने हैं। काम करने का मतलब ये है कि जी मुझे घर के खर्चे चलाने हैं, बिल देना है, घर की देखभाल करनी है, टूट फूट जो हो रही है वो करवानी है ऑफ द। तो आपने ये सारे रीज़न देना है कि यस आई एम एन ओल्ड पर्सन बट आई हैव टू गो बैक टू माई कंट्री, क्योंकि मेरी वहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरा वहाँ पे सोशल सर्कल है। कनाडा में अपनी बेटी के लिए आ रही हूँ, लेकिन मेरा असल सोशल सर्कल तो अपनी कंट्री में है, जहाँ पे मेरे दोस्त हैं, जहाँ पे मेरे कोलीग्स हैं, जहाँ पे मेरे रिश्तेदार हैं, जहाँ पे मेरे इमीडिएट फैमिली मेम्बर हैं, मेरे बाकी दूसरे बच्चे हैं, मेरे कज़न्स हैं और दूसरी चीज़ें। तो यू आर क्लोजली रिलेटेड फैमिली, आपका वापस आना ज़रूरी है, आपका बिज़नेस है, आपकी पढ़ाई है और आपकी जायदादें, जी आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे मौजूद है, आपके घर रेंटल पे गए हुए हैं। देयर कैन बी लॉट्स ऑफ एक्टिविटी थिंग दैट यू कैन टाई कि जी मेरा कंट्री ऑफ ओरिजिन पे वापस जाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आई हैव टू रिज्यूम आफ्टर द एंड ऑफ दिस ट्रिप। इसी तरह इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम गल्फ़, इफ़ यू आर अप्लाइंग वेल यू लिविंग इन यूके और आप जाना चाहते हैं कनाडा, तो आप बताएंगे जी मेरा कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मैं ओरिजिनली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ओरिजिनली आई एम फ्रॉम इंडिया, बट आई एम राइट नाउ आई एम लिविंग इन यूके। मैं यूके क्यों वापस जाऊँगा, मेरी जॉब है। मैं यूके क्यों वापस जाऊँगा, क्योंकि मैं आपका PR। मैं यूके क्यों वापस जाऊँगा, क्योंकि मेरी स्टडीज़ चल रही हैं। तो आपके तमाम रीज़न देने हैं कि मेरी स्टेबल जॉब है, मेरे प्रायर ट्रिप्स हैं, इससे पहले भी मैं आके चला गया हूँ वापस। बच्चों का स्कूल है, मेरे बच्चे ऑन गोइंग उनका स्कूल चल रहा है, उनके सेशन में से सिर्फ मैं समर वेकेशन में विज़िट करूँगा, कज़न की शादी, टूरिज़म के लिए, ट्रिप्स के लिए, लेजर के लिए, देन विल गो बैक। मेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, मेरा घर मॉर्गेज पे है, मेरी चीज़ें, मेरी फाइनेंशियल कमिटमेंट है, मेरी कंपनी की अपनी फाइनेंसिंग है, मेरी कंपनी की अपने एक्टिविटी ऐसी है जिसमें इट कैन नॉट फंक्शन विदाउट मी। तो तमाम ट्रिप के एक्टिविटीज़ करने के बाद आई हैव
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे वो सोशल हो या प्रोफेशनल है, टू इन कंट्री ऑफ रेजिडेंस, चाहे वो दुबई से आ रहा हूँ, मैं कतर से आ रहा हूँ, यूके और पोर्चुगल से हो, कहीं से भी हो, इन तमाम कंट्रीज़ मेरा जाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा पर्पस कनाडा आना सिर्फ विज़िट करना है और उसके बाद मेरा स्टे करने का कोई प्लान नहीं है। थर्ड होता है कि डिसेंटली एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि एक लेटर अपनी कंपनी से ले लें कि ये साहब इस वक्त से हमारे काम कर रहे हैं, ही इज़ बिन ड्राइंग दिस मच सैलरी, ये इनका डेजिग्नेशन है, इतनी टीम लोग रिपोर्ट करते हैं, ये काम करते हैं। तो अगर आप सीनियर पोजीशन पे, दैट मेक्स योर केस स्ट्रॉगर। इवन आप ये जूनियर पोजीशन पे है लेकिन आपकी जॉब परमानेंट है, स्टेबल है और आपको अच्छी इनकम मिल रही है, आप रिम्यूनरेशन है, आपकी टीम अच्छी है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो आप कह सकते हैं कि जी मेरे पास एक डिसेंटली पेड जॉब है। तो मैं आप बताऊँ, इसीलिए मैं कहता हूँ बैंक स्टेटमेंट वो भी लगाएं जिसमें आपकी मंथली इनकम क्रेडिट हो रही हो, अलॉन्ग विद द लेटर दैट आपका HR डिपार्टमेंट आपको इशू करेगा कि जी ठीक है, वी कन्फर्म टू द एम्बेसी इन अबू धाबी कि दिस इज़ एम्प्लॉयड सिंस देन, ये वर्किंग आवर्स हैं, ये पोजीशन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये मंथली रेमुनरेशन है, ये इनका गारंटीड बोनस है जो हम हर साल इनको देते हैं। सोशल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि तमाम चीज़ों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हैं कि पर्सनल ट्रिप है लेकिन मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ या मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रही हूँ और मैं एक सीनियर सिटीज़न के तौर पे कनाडा विज़िट करने का मेरा कोई ख़ास पर्पस है, लेकिन मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी बहुत हैं। मेरे दोस्तों का सर्कल है, मैं एक्स फलाना ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारी अपनी भी रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं कनाडा तो अपने सिर्फ सन इन लॉ और डॉटर, क्या डॉटर इन लॉ और सन से मिलने, सन इन लॉ और डॉटर से या डॉटर इन लॉ और सन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, थिंग्स लाइक वाइस वर्सा जो भी होता है, तो मिलने जा रहा हूँ। लेकिन मेरा कनाडा में कोई सर्कल नहीं है, सोशल सर्कल तो मेरे अपने कंट्रीज़ में है। मुझे वापस आना है, मुझे अपनी जॉब ज्वाइन करनी है, मुझे अपना बिजनेस ज्वाइन करना है, मुझे अपना सोशल क्लब चलाना है, मेरी अपनी एक्टिविटीज़ है, जो काम मैं यहाँ कर सकता हूँ मैं कनाडा में नहीं कर सकता। मैं तो एक ब्रीफली पीरियड के लिए जा रहा हूँ, आई विल कम बैक। ऑलराइट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे हम देखते हैं कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। कैनेडियन वीज़ा की एप्लीकेशन में ये बात मैं दोबारा बता दूं, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। इसका मतलब है आपकी पूरी एप्लीकेशन डिपेंड करती है कि आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप तमाम डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिससे आपका पर्पस, ट्रिप की डिटेल, आपका जाना क्यों ज़रूरी है, आप फाइनेंशियल मीन आपके अच्छे हैं, आप क्यों कनाडा वापस आ जाएंगे, अगर ये सारी चीज़ें एक्सप्लिसिटली मेंशन होंगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से सब्सटेंशिएट अगर आप करेंगे, तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू सबमिट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन एंड योर एप्लीकेशन वुड नॉट बी रिजेक्टेड। ओके, आगे देखते हैं। कवरिंग लेटर को आपने बहुत वाइसली यूज़ करना है। कंप्लीट डिटेल इसकी इनविटेशन लेटर, कवरिंग लेटर के तौर पे इस वीडियो में दी गई है, जो कि बहुत डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है और उसमें यह बताया गया है कि आप क्या इंग्रेडिएंट हों और किस तरह उनको प्रेजेंट करें कि आपके विजिट वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस कम हों और अप्रूवल हो सके, आपकी फेवरेबल डिसीजन हो सके। एक्सप्लिसिटली आपने इसमें कवरिंग लेटर में सब चीज़ें स्टेट करनी है, जो मैंने आपको एक स्लाइड में प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि जी 100% चांसेस किस तरह होते हैं। अगर वो तमाम इंग्रेडिएंट अपने कवरिंग लेटर में LOE में या SOP जो भी नाम ले लें या क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि इसके डिफरेंट नाम हम यूज़ कर रहे होते हैं, अगर आप लिखते हैं तो इस बात के चांसेस हैं कि आपके का अप्रूवल आपके फेवर में हो, वीज़ा आपके फेवर में अप्रूव हो जाए। इसीलिए उस कवरिंग लेटर को, जिसको हम LOE या SOP कहते हैं, बहुत वाइजली यूज़ करना है। तमाम पॉइंट्स को बहुत क्लियरली बुलेट पॉइंट में, अच्छी फॉर्मेटिंग में, अच्छे फॉन्ट साइज में, प्रोफेशनली लिखना है। ओके, इनविटेशन लेटर में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो क्या होंगे? होस्ट के डॉक्यूमेंट होंगे, जिसका इसमें उसका PR कार्ड या सिटीजनशिप कार्ड या एम्प्लॉयमेंट लेटर हो सकता है। अगर वो आपसे बहुत कंफर्टेबल है तो अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर भी दे सकते हैं कि जी मैं तो खुद जॉब करता हूँ, मैं स्टेबल हूँ यहाँ पे एंड आई कैन अफोर्ड टू होस्ट माई गेस्ट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके हैं कि आप एम्प्लॉयड हैं, आप एक डिसेंट जॉब कर रहे हैं, ये वर्किंग आवर्स हैं, ये आपकी पोजीशन है, इतने साल से काम कर रहे हैं, इतनी सैलरी ड्रॉ करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आप अनएम्प्लॉयड नहीं हैं, आप फ्री नहीं हैं। इससे एक चीज़ और भी साबित होती है कि आपके टाइज अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से बहुत स्ट्रॉन्ग है और यू हैव ऑल द रीज़न टू कम एंड रिज्यूम योर वर्क। आपने अपनी ड्यूटी पे भी वापस जाना है, आपने अपनी जॉब भी रिज्यूम करनी है। इसका मतलब है एम्प्लॉइज़, और ये आपके HR में तकरीबन तमाम कंपनीज़ में HR होता है जो इस तरह के लेटर इशू करता है। वो लेटर ओपन एंडेड भी हो सकता है टू हुम इट मे कंसर्न, या वो स्पेसिफिक भी हो सकता है कि जी कैनेडियन एम्बेसी इन फलाना कंट्री के ये एम्प्लॉई है हमारा, ये उसकी डिटेल है, ये इतने साल से काम कर रहे हैं, ये इनके वर्किंग आवर्स हैं, सैलरी, कॉम्पनसेशन, एवरीथिंग। ओके, सैलरी सिर्फ रैंडमली कम से कम लास्ट 6 मंथ की मैं कहूँगा कि 3 या 4 सैलरीज आप इसमें लगाएं
और ये बताएं कि रेगुलर मेरी इनकम स्ट्रीम है, ये मेरे डिडक्शन है, ये मेरे चार्जेस हैं, ये मेरे मैं टैक्स दे रहा हूँ और तमाम ये चीज़ें से पता चलता है कि जी आपकी जॉब स्टेबल है, आप प्रॉपरली एक फैंसी में काम कर रहे हैं। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अभी बता सकते हैं कि ये कंपनी का बैंक अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है, मैं अपने कंपनी अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में इतने पैसे विड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, दैट मीन्स आई गेट पेड बाय द कंपनी इन माय बैंक अकाउंट, यानी कंपनी बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में। देखिए पॉसिबिलिटी सब है इसमें। आप अगर वो मिसाल लेते हैं मदर इन लॉ वाली, तो उसमें क्या है कि अगर कोई सीनियर सिटीज़न है और अपने पेरेंट्स और अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने के लिए जा रहा है, तो इसका मतलब है उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं होगा, सैलरी से मिलने, लेकिन बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा करता हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं कहेंगे यू आर कम्प्लीटली ब्रोक, यू आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट, कि जो करना है मेरे बच्चों ने करना है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। नो, ऑलवेज मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट शो करें जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन है, कुछ बैलेंस है, जिसमें आप देखें कि अगर ऊपर के थोड़े बहुत खर्चे होंगे तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं कम्प्लीटली ब्रोक नहीं हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को विजिट करते हैं, वो दिखा सकते हैं कि जी मेरे एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट आए थे तो मैंने यहाँ पार किया, मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है, मेरे पास मैंने इंश्योरेंस ली हुई है, मैंने दूसरे काम किए, मैंने म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, मैंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है। तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि बैंक स्टेटमेंट तमाम वो लेटर दिखाएं जो कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रूव करें। स्टेटस डॉक्यूमेंट, अगर आप COO का मतलब होता है कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी अपनी कंट्री ऑफ नेशनलिटी से बाहर है और कहीं और जॉब कर रहे हैं, स्टडी परमिट में है, आप टर्की में पढ़ रहे हैं, आप स्पेन में जॉब कर रहे हैं, या कोई भी आपका स्टेटस हो, आप उसका डॉक्यूमेंट लगाएं। अगर वो इंग्लिश और फ्रेंच डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी ट्रांसलेशन करवाएं, जिससे, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन में आगे जाके मैं बात करूँगा, ट्रांसलेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। स्टेटस डॉक्यूमेंट, अगर आप अपने कंट्री ऑफ नेशनलिटी में इस वक्त मौजूद नहीं है और कहीं और से कनाडा जाना चाहते हैं। बैंक स्टेटमेंट जिस तरह मैंने पहले कहा था, दो टाइप के होंगे, एक आपकी सैलरी का और एक सेविंग अकाउंट। अगर वो डिफरेंट है तो वो भी बताएं कि मैं हर महीने सैलरी का इतना पोर्शन यहाँ पे पार करता हूँ और ये मेरी देखें सेविंग ओवर द पीरियड बिल्ड हो रही है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड, यूजुअली जब आपको क्रेडिट कार्ड बैंक जब क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं तो उस नए कार्ड के साथ एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि इसकी इतनी लिमिट है और इसमें से ना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा लिमिट लेटर है। और अगर ये आपसे गुम हो गया तो एक बैंक को रिक्वेस्ट करके एक लेटर इशू करवाएं जिसमें लिखा होगा कि आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड हैं जिसकी इतनी लिमिट पर कार्ड है, यानी 4 बैंकों से अगर आपके पास 4 कार्ड हैं तो उन चारों बैंकों से आप एक लिमिट लेटर ले लें जिससे पता चलेगा कि आपके पास टू बेयर योर एक्सपेंसेस क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल है। इसी तरह अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कि ये रिलेशनशिप आपका बैंक से कब चल रहा है, कितने दिनों से ये सिलसिला चल रहा है कि आप इस बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। या बैलेंस सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं कि आज के दिन इस साहब का इतना बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो आपका ट्रेल दिखा रहा है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो आपका रिलेशनशिप दिखा रहा है विद द बैंक। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कंटिन्यू में करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न, अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में या कंट्री ऑफ रेजिडेंस में अगर आप फाइलर हैं तो ज़रूर इस बात का इनकम टैक्स लगाएं कि यू आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जी आप कनाडा आके भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं ग्लोबली, और जहाँ भी आप कंट्री ऑफ ओरिजिन में रह रहे हैं, कंट्री ऑफ रेजिडेंस अगर आपका डिफरेंट है, वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ की लोकल टैक्सेस पे करते हैं अपनी इनकम के मुताबिक, अपनी अर्निंग के मुताबिक, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं या आप सैलरीड हैं। तो आप इनकम स्टेटमेंट रिटर्न लगाएं जो फाइल करें। या अगर आप ऐसे किसी कंट्री में हैं जहाँ पे इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है आपकी इनकम पे, लेकिन आप बैक इन होम कंट्री अगर आप रेगुलरली टैक्स रिटर्न फाइल करें तो वो भी आप लगाएं। दैट वुड प्रूव दैट यू आर अ गुड सिटीजन। ओके, वेल्थ स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच शो कि आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास एंटीक्स हैं, पेंटिंग्स हैं, वैल्यूएबल्स हैं, गाड़ियाँ हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं विच बेसिकली प्रूव कि आपके टाइज अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से या कंट्री ऑफ रेजिडेंस से कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप वाकई में विजिट ख़त्म होने के बाद यू विल एक्चुअली लीव कनाडा। लेटर फॉर स्पाउस जॉब, अगर आप पर्सनल विजिट पे हैं और आपकी स्पाउस आपके साथ है तो उनका भी एक एम्प्लॉयमेंट लेटर ले लें जिससे साबित होगा कि हस्बैंड एंड वाइफ विजिट करके वापस कनाडा से चले जाएंगे। ओके, स्पाउस के अगर एम्प्लॉयड हैं तो उसका जॉब लेटर जिस तरह आपका मैंने बताया अपना उनका भी ले लें ताकि पता चला कि हस्बैंड वाइफ अपने वर्क पे टाइड अप हैं, उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। दैट मीन्स कि वो कनाडा विज़िट करने आ रहे हैं और विज़िट के बाद वो वापस चले जाएंगे। इसी तरह बच्चे अगर स्कूल गोइंग हैं, फैमिली में 2-4 बच्चे हैं जो कि स्कूल भी जाते हैं और जो ट्रिप में जा रहे होंगे साथ आपके, तो उनके स्कूल से एक लेटर लें कि ये बच्चा जो है वो इस ग्रेड में पढ़ता है, उसके कैरेक्टर पे 1-2 जुमले लिखते हैं कि जी ठीक है, बड़ा हार्ड वर्किंग एंड ऑल दैट। लेकिन असल चीज़ जो आपको साबित करनी है कि स्कूल सेशन में है, बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं है।
बच्चों ने भी वापस आना है क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर एप्लीकेशन विच वुड कंफर्म कि जी फैमिली में जो शख्स भी विज़िट कर रहा है उसने वापस आके इन सब चीज़ों को रिज्यूम करना है, चाहे वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। होटल बुकिंग अपने आइटिनरी के मुताबिक करवाएं कि मैं ये नहीं कहता कि अगर आप 15 दिन के लिए कनाडा आ रहे हैं तो आप पूरा 15 दिन की होटल बुकिंग दिखा दें, नहीं है। आप इसको फ्लेक्सिबल रखें। अगर आप 2 हफ्ते के लिए आ रहे हैं तो एटलीस्ट शुरू के 4 दिन दिखा दें कि जी वी विल बी स्टेइंग इन टोरंटो, और 5 दिन की बुकिंग है, बाकी हमने फ्लेक्सिबल छोड़ा कि अगर हम दूसरे सिटीज़ जाना चाहें तो हम जा सकें। 15 दिन की आपको बुकिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं। booking.com पे जाएँ, सैकड़ों हज़ारों होटल मौजूद हैं जिनको आप बुक करें और अपने कैंसिलेबल हो, ताकि वो फ्री कैंसिलेशन के साथ जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं उस होटल के साथ करें, अगर आप नहीं करना चाहते उसको कैंसिल करें, अपने होस्ट के साथ जाके रहें, अपने बहन भाइयों के साथ रहें, अपने कज़न के घर में रह रहे हो। लेकिन आपको इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए कि आप अपने होस्ट पे बर्डन नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि जी होटल बुकिंग आप ज़रूर दिखाएं। एक चीज़ इसमें से मुझसे मिस हो गई, फ़्लाइट रिजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू प्लान अब आपके सिटी से नहीं जाती, कोचिन से डायरेक्ट टोरंटो की फ़्लाइट अगर नहीं है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि जी फ़्लाइट रिजर्वेशन है, वी विल बी टेकिंग कतर एयरवेज, वी विल बी लुकिंग दिस एयरलाइन, विल बी टेकिंग एयर कनाडा, जो कि हमें इस रूट से लेके जाएगी। आई वुड बी रीचिंग टू टोरंटो वाया दिस रूट, जिस सिटी से स्टॉप ओवर होगा। तो एक आपके पास फ़्लाइट रिजर्वेशन, जो कि आपका अगर कोई ट्रैवल एजेंट, फैमिली ट्रैवल एजेंट होगा या पर्सनल कोई ट्रैवल एजेंट होगा या आपके ऑफिस में कोई ट्रैवल एजेंट होगा, तो आपके लिए वो एक रिजर्वेशन बना के दे सकता है, जिसमें पता चलेगा कि ये फैमिली जी 10 जून को जाएगी, 12 को यहाँ पहुँचेगी, 25 को दोबारा वापस आ जाएगी। ये भी पॉसिबल है। ये फ़्लाइट रिजर्वेशन ये दिखा रही हो कि जी एंट्री तो देनी है इन्हें टोरंटो से, लेकिन एग्जिट देंगे वैंकूवर से, जो कि बहुत आसान है। फ़्लाइट रिजर्वेशन में बस अब इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी फ़्लाइट रिजर्वेशन ऐसी शो ना करें कि कोई फ़्लाइट सियाटल से होकर जाती हो, यूएस से होकर जा रही हो, बोस्टन से होकर जा रही हो, न्यूयॉर्क से होकर जा रही है। क्यों? क्योंकि यूएस से आपको ट्रांजिट करने के लिए मोस्ट ऑफ द केस आपको यूएस से सिर्फ गुजरने के लिए भी वीज़ा चाहिए होता है। तो अगर आप कोई ऐसी ट्रैवल रिजर्वेशन दिखाते हैं, फ्लाइट रिजर्वेशन दिखाते हैं जिसमें यूएस आ रहा है और आपके पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं है, दैट मीन्स इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कम्प्लीटली डमी, फेक, बोगस फ़्लाइट रिजर्वेशन कि आप कह रहे हैं जी मैं कनाडा आऊँगा लेकिन मैं वाया यूएस आऊँगा। आप यूएस तो बगैर B1 B2 के या यूएस स्टेटस के गुजर भी नहीं सकते, और आपके पासपोर्ट में लिखा है कि आपके पास यूएस का वीज़ा नहीं है और आपने डिक्लेयर भी नहीं किया। तो इसका मतलब आइटिनरी अपने ट्रैवल एजेंट के साथ बैठ के बनाए और बहुत डिटेल और बहुत गौर से बनाए कि जी इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि विच रेजेस आईब्रो। ट्रांसलेशन ऑफ ऑल नॉन इंग्लिश नॉन फ्रेंच डॉक्यूमेंट, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, आपका स्टेटस डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी ऐसे कंट्री में, आप ग्रीस में रह रहे हैं और वहाँ का जो डॉक्यूमेंट है वो ग्रीक लैंग्वेज में है, तो उसकी ट्रांसलेशन करवाएं, उसको सर्टिफाई कराएं, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन में जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अगर वो इंग्लिश में नहीं है, फ्रेंच में नहीं है, तो उनको एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन चाहिए होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की क्या अहमियत है, और अगर इन तमाम चीज़ों पे आप अमल करेंगे सो फ्री। आई सी यू इन कनाडा ऑन विजिट वीज़ा। बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की, अनफी की। प्रोसेसिंग टाइम आजकल बहुत ज़बरदस्त है, अमेजिंग इस वक्त प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। मैं आपको शायद उसके टीज़र में भी आपने देखा हो या फिर आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा किस तरह मैं बात कर रहा हूँ। व्हाट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि जी ये तमाम चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको विजिट वीज़ा लगना बनता है। लीजिए इन तमाम चीज़ों को जो मैं आप लोगों को खुद एडवाइस करता रहा हूँ, एक पर्सनल एग्जांपल आपके सामने और बहुत रिसेंट है, जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उससे सिर्फ एक दिन पहले की। आप देख सकते हैं कि इसमें 6 फरवरी को, ऑन 6 फरवरी 2023 एक एप्लीकेशन सबमिट हुई और 27 फरवरी को PPR रिक्वेस्ट आ गई। इसका मतलब है इन अ मेयर टाइम ऑफ 21 डेज़, 21 दिन के अंदर वीज़ा अप्रूव हुआ नए पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए, और वो तमाम इंग्रेडिएंट्स एप्लीकेशन के, चाहे वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, पर्पस विजिट हो, और या वो कवरिंग लेटर LOE हो, SOP हो, उसको अगर फॉलो करते हुए आपने किया तो ये टाइमलाइन है, जो कि एक मोस्ट रीसेंट एग्जांपल है। ये कोई गिमिक नहीं है, ये कोई क्लिक बेट नहीं है कि जी 100% वीज़ा ले। ये सामने आपके एक लाइव एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन कब शुरू हुई और कब वो ख़त्म हो गई। जिस दिन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हुई है उसी दिन आपको बायोमेट्रिक का लेटर आ गया था। इस एप्लीकेशन में नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये तो एक फैमिली एप्लीकेशन है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि 6 फरवरी को आपने अप्लाई किया, और जिस दिन आप अप्लाई करते हैं नए पोर्टल से, मोस्ट लाइकली आपको उसी दिन या उसके अगले दिन ही बायोमेट्रिक की इंस्ट्रक्शन आ जाती है और आप जाके उसको बायोमेट्रिक देते हैं। स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं उस पर मैं डिटेल में बात करूँगा, लेकिन ये इस बात का एविडेंस है कि अगर आपका की एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है, जस्टिफाइड है आपका ट्रिप, तो आपको वीज़ा क्यों नहीं मिलेगा।
अच्छा, ये प्रोसेसिंग टाइम है जो मैंने कहा कि न्यू पोर्टल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से फ़ाइल की गई थी। इसके अलावा आप GIC नहीं बेसिकली GCK से भी आप सबमिट कर सकते हैं। ऑफिशियल फ़ी क्या है? पर पर्सन ऑफिशियल फ़ी जो है कैनेडियन डॉलर 100 है। अगर 2 लोग हैं तो उनकी होगी 200, 3 लोग हैं 300, 300। लेकिन अगर एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर और मोर हैं तो इसका मतलब है वो फैमिली 500 फ़ी देगी, सिर्फ वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी। इसके अलावा पर पर्सन बायोमेट्रिक फ़ी जो है 85 है। इसका मतलब है जब आप ऑफिशियल पोर्टल पे फ़ी पे करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी और बायोमेट्रिक फ़ी देते हैं। जब आपको बायोमेट्रिक का लेटर आता है और आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपको VFS में कोई फ़ी नहीं देनी पड़ती। अगर आपसे कोई कहता है कि बायोमेट्रिक की फ़ी है तो दैट इज़ इनकरेक्ट। इसी तरह अगर आप देखें कि बायोमेट्रिक भी अगर 2 और उस 2 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको 170 कैनेडियन डॉलर फ़ी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर देयर आर 5 पर्सन इन अ फैमिली तो उनकी प्रोसेसिंग फ़ी हो गई $500 और आपकी बायोमेट्रिक हो गई 170, 670 कैनेडियन डॉलर वुड बी देयर ऑफिशियल फ़ी। लेकिन अगर फैमिली मेम्बर 6 हैं तो भी आपकी फ़ी जो अप्लाई होगी प्रोसेसिंग वो 500 ही होगी और पूरे ग्रुप की फैमिली की जो बायोमेट्रिक होगा वो भी 170 में होगा। इसका मतलब है 5 और मोर पे आपकी फ़ी बनेगी 670 जिसमें बायोमेट्रिक भी 170 शामिल है ना। लेकिन अगर आपके पर्सनस इन अ ग्रुप और फैमिली कम है तो उसकी फ़ी अकॉर्डिंगली होगी। दैट मीन्स इफ देयर आर 4 पर्सन हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स दैट मीन $400 एज अ प्रोसेसिंग फ़ी एंड 170 एज अ बायोमेट्रिक फ़ी। 570 आपकी टोटल फ़ी होगी। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। प्रोसेसिंग टाइम पे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, ऑफिशियली पे मैंने आपको इस वक्त जो एप्लीकेबल फ़ी है वो मैंने बता दी। अब आप ये मैं आपको स्क्रीन दिखा चुका हूँ, स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं। नए पोर्टल जिसका लिंक दिया हुआ है, अब आप जाएंगे और अपनी ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे जिसमें आपकी पर्सनल प्रोफेशनल और तमाम चीज़ें, US ट्रिप, US वैलिड वीज़ा, स्टैचुटरी अगर क्वेश्चन है, कोई ऐसा आपने काम किया है खुदा न खास्ता कि आपने जी क्रिमिनल एक्टिविटी और US पे इसको कंफर्म करना पड़ेगा, आई डोंट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड आई डोंट हैव अ वीज़ा रिजेक्शन थिंग्स लाइक दैट। वो ऑनलाइन फिल करने के बाद आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट करेंगे जिसमें आपका होगा पासपोर्ट, नेशनल ID डॉक्यूमेंट होगा, मैरिज सर्टिफिकेट होगा फॉर अ कपल और 12 साल से बच्चे जो अगर छोटे होंगे तो उनका एक फ़ोटो अपलोड होगा जो कि आप 35-45 का कैनेडियन स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बना सकते हैं विद वाइट बैकग्राउंड। पेमेंट ऑफ फ़ी होगी जिस तरह मैंने पिछले स्लाइड स्क्रीन पे बताया कि वो फ़ी आप ऑफिशियल चैनल पर जाके अपने किसी भी वीज़ा, मास्टर, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं और सेम डे या अगले दिन आपको बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट आ जाएगी। ये नियरेस्ट VFS जाएँ, लेटर ले जाएँ, पासपोर्ट ले जाएँ और बायोमेट्रिक करें। बायोमेट्रिक मीन्स कि आपकी फिंगरप्रिंट्स ली जाएंगे। वेट फॉर द डिसीजन आने के बाद सेम VFS आपको आपके न्यू पोर्टल अकाउंट में आपका मैसेज आ जाएगा कि जी रेडी फॉर वीज़ा या फिर आप जो भी कह रहे हैं पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट, आपने पासपोर्ट सबमिट करेंगे। एक बात याद रखने की ये बायोमेट्रिक की सेपरेट कोई फ़ी नहीं है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाते हैं तो वो फ़ी पे हो जाती है। ऑलराइट, पूरी वीडियो देखने के बाद अब कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आपका प्रोफाइल वैसे ही है, यानी आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके पास स्टेबल जॉब है, आपके पास जेन्युइन रीज़न है और आप इस पूरी वीडियो को फॉलो करते हुए अपनी विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करें और वो अप्रूव ना हो। सो आई हैव इनफ कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस दैट कि ये तमाम इंग्रेडिएंट जो है आपकी विजिट वीज़ा एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। सी यू इन कैनेडा एज विजिटर।